नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2023 श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में बिहार समसामयिकी 2023 से संबंधित वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के वो 6 जिले जहां पर नेशनल सिकल सेल डिजीज मिशन 2047 शुरू किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में भी एक प्रश्न बना है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के कितने जिलों में नेशनल सिकल सेल डिजीज मिशन 2047 शुरू किया जाएगा। तो आपका जवाब होगा 6 जिलों में, और उन 6 जिलों के नाम क्या है? पश्चिमी चंपारण, बांका, सीवान, जमुई, पूर्णिया और कटिहार। क्लियर? यानी बिहार के इन 6 जिलों में नेशनल सिकल सेल डिजीज मिशन 2047 शुरू किया जाएगा। देखिए इसके पूर्व में आप लोगों को घटनासार अर्धवार्षिकी 2023 के वन लाइनर पार्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, पुरस्कार और खेल से संबंधित पार्ट कंप्लीट कराया जा चुका है। जिन लोगों ने अभी तक उसे कंप्लीट नहीं किया है वो प्लेलिस्ट के माध्यम से उसे कंप्लीट कर लेंगे। और यदि आपको याद हो, जिन लोगों ने इसको कवर किया है, तो उसमें इस बात पर चर्चा हुई थी कि केंद्र सरकार ने 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की है, और सरकार का यह टारगेट है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कर दिया जाए। इसके लिए 17 राज्यों के 278 जिलों को चिन्हित किया गया है, और याद रखिएगा इन 17 राज्यों की लिस्ट में बिहार भी शामिल है, और इसी बिहार राज्य के 6 जिलों में यह नेशनल सिकल सेल डिजीज मिशन 2047 शुरू किया जाएगा। ये पूरी बात आप इसमें ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 जिसे हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, कचरे को कंप्रेस्ड गैस में बदलना ये मूल उद्देश्य है बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 का। क्लियर? कचरे को कंप्रेस्ड गैस में बदलना। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका जवाब होगा बिहार। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई उसके अंतर्गत अगर हम अगस्त 2023 तक का आंकड़ा देखें तो इसमें जो लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या है वो कहां की है? बिहार के लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। क्लियर है? किस योजना में? प्रधानमंत्री जनधन योजना में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है FTII। देखिए जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा वो ये पढ़ेगा FT सेकेंड। ये FT सेकेंड नहीं है, ये FTII है। देखिए ये एक इंस्टीट्यूट है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म है द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यानी यहां पर F का मतलब है फिल्म, T का मतलब है टेलीविजन, पहले I का मतलब है इंस्टीट्यूट और दूसरे I का मतलब है इंडिया। द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्लियर? यहां पर पढ़ाई करने वाले एक बिहारी छात्र जो कि बिहार के हाजीपुर के हैं, इनकी एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है चंपारण मटन। इसको ऑस्कर 2024 के लिए नामित किया गया है। उन बिहारी छात्र का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, उन बिहारी छात्र का नाम है रंजन कुमार। देखिए प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि बिहारी छात्र द्वारा जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म 2024 के लिए जो नामांकित की गई है ऑस्कर के लिए, उसका नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? चंपारण मटन। यानी FTII में पढ़ने वाले बिहारी छात्र रंजन कुमार की शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है जो कि ऑस्कर 2024 के लिए नामित हुई है? तो आपका जवाब क्या होगा? चंपारण मटन। तो एक लाइन में अगर इसको समराइज कर दें तो FTII के बिहारी छात्र जो कि बिहार के हाजीपुर के हैं, रंजन कुमार, उनकी शॉर्ट फिल्म चंपारण मटन को ऑस्कर 2024 के लिए नामित किया गया। क्लियर? क्या नाम है? रंजन कुमार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह राज्य जहां पर प्रस्तावित 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे को हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल हाईवे घोषित किया गया है, उस राज्य का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस राज्य का नाम है बिहार। यानी बिहार के 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे को केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे घोषित किया है। क्लियर है? अगर हम इस नए नेशनल हाईवे की बात कर लें तो सबसे पहले यह चर्चा कर लेते हैं कि ये नया नेशनल हाईवे कहां से होकर गुजरेगा। तो याद रखिएगा, यूपी के बनारस चंदौली से होते हुए बिहार के चांद, चैनपुर, रामपुर, तिलौथू, कुटुंबा और इमामगंज के बाद झारखंड राज्य को पार करते हुए ये कोलकाता के निकट बगनान यानी कोलकाता चेन्नई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तक ये जाएगा। और याद रखिएगा, इस नए नेशनल हाईवे जो कि बिहार राज्य का 6 लेन ये प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाईवे था, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 386 किलोमीटर। क्लियर है? और याद रखिएगा, ये जो 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे है, इसका जो नया NH नाम होगा वो क्या है? 319B। इस NH का नाम क्या है? 319B। और ये कितना लंबा है? 386।
किलोमीटर। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो NH 319B है, ये देश का 631वां नेशनल हाईवे होगा। क्लियर है? किस क्रम का नेशनल हाईवे होगा? 631वां। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप बिहार के इस 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के बारे में याद रखेंगे, जिसे केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे घोषित किया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के किस स्थान में 185 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट का निर्माण होगा? तो याद रखिएगा, बिहार के उस स्थान का नाम है कजरा। क्या नाम है? कजरा। तो याद रखेंगे, बिहार के कजरा में 185 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो कजरा में 185 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट स्टैब्लिश होगा, ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्लांट होगा। क्लियर है? और इसके निर्माण में जो लागत अनुमानित है वो कितनी है? 1700 करोड़ रुपए। कितनी है? 1700 करोड़ रुपए में, और ये बिहार के कजरा में स्टैब्लिश किया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, देखिए आगे यहां पर इसी में बिहार बजट 2023-24 दिया गया है। जब हम लोग पूरे बिहार के वन लाइनर करंट को अभी कंप्लीट कर लेंगे, तो आज ही की क्लास के अंतिम पार्ट में हम लोग बिहार बजट 2023-24 को भी कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बिहार के जो अन्य करंट से संबंधित प्रश्न हैं उसको कवर कर लेते हैं, फिर लास्ट के पार्ट में बजट कवर करेंगे। इसमें अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में प्रकाशित पुस्तक है जिसका नाम है संसद में नीतीश कुमार, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, संसद में नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक हैं जगत नारायण सिंह यादव। क्या नाम है? जगत नारायण सिंह यादव। तो याद रखेंगे, जगत नारायण सिंह यादव की पुस्तक है संसद में नीतीश कुमार। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 4 जुलाई 2023 को घोषित बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के अनुसार राज्य में बायोफ्यूल के उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट और मशीनरी की लागत का कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? तो देखिए, इस पर अभी चर्चा हुई है। इस पे क्या चर्चा हुई थी कि ये जो बिहार राज्य में बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति है 2023, इसका उद्देश्य पूछा गया था। तो आपने क्या कहा था? इसका उद्देश्य है कचरे को कंप्रेस्ड गैस में बदलना। यहां पर इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो लोग इस बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के द्वारा बिहार राज्य में बायोफ्यूल के लिए प्लांट लगाएंगे, तो उनके प्लांट लगाने में जो मशीन की लागत है उसमें कितने प्रतिशत का अनुदान बिहार सरकार द्वारा दिया जाएगा? तो याद रखिएगा, 1% का अनुदान दिया जाएगा। क्लियर है? और ये जो बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 है, ये कब घोषित हुई थी? तो याद रखेंगे, 4 जुलाई 2023 को। क्लियर है? और कितने प्रतिशत अनुदान मिलेगा? 1%। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देश के किस राज्य में सर्वाधिक गरीब लोग हैं? तो याद रखिएगा, यहां पर भी एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो जुलाई 2023 में एक सूचकांक आया था, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी हुआ था? तो आपका जवाब होगा नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग के द्वारा जारी इस राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देश के किस राज्य को सर्वाधिक गरीब वाले लोगों का राज्य बताया गया? तो आपका जवाब होगा बिहार। देखिए, इसके संदर्भ में भी आपको जो घटना चक्र का दृष्टि का नया सीरीज आपको कवर कराया गया है, उसमें इस टॉपिक को कवर कराया गया। याद करिए, उसमें मैंने आपसे बताया था कि जो बिहार राज्य है, ये सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले राज्यों में शामिल है, और इसमें इसका स्थान कौन सा है? पहला है। कितने प्रतिशत लोग हैं इसमें? तो याद रखिएगा, बहुआयामी गरीबी जो जनसंख्या का प्रतिशत है बिहार राज्य में 2019-21 के दौरान, वो कितना है? 33.76%। कितना है? 33.76%। 33.76%। और ये किस ड्यूरेशन की बात हो रही है? 2019-21 की। कब की? 2019-21 की। क्लियर है? देखिए, इसमें कई डेटा और आपने कवर किया था। जैसे अगर ये पूछा जाए कि 2015 से 2016 का जो ये ईयर है, इससे 2019-21 के मध्य, यानी 2015-16 से 2019-21 के मध्य बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में जो कमी वाले राज्य हैं, अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो उसमें पहले स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा, उसमें भी पहले स्थान पर बिहार है। यानी प्रतिशत के आधार पर बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में कमी वाले राज्यों को देखें, जिन्होंने 2015-16 से 2019-21 के बीच में अपने यहां पर बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में कमी की है, उसमें भी बिहार का पहला स्थान है। उसमें बिहार का जो प्रतिशत है वो है 18.13%। क्लियर है? अगर हम इसी कमी को संख्या के आधार पर अगर बात करें तो उस दृष्टिकोण से बिहार का दूसरा स्थान है इस ड्यूरेशन में, यानी 2015-16 से 2019-21 के बीच में अगर हम संख्या के आधार पर देखें तो बिहार में जो गरीबी मुक्त हुए लोगों की संख्या है वो कितनी है? 2.25 करोड़। कितनी है? 2.25 करोड़। और इस संख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर बिहार है। ये सभी डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर कवर कर लेंगे। क्लियर है? फिर हम लोगों ने बिहार के जिलों की भी बात की थी। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता
कि बिहार में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला जिला कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होता? अररिया। अररिया इसमें पहले स्थान पर है, दूसरे पर पूर्णिया है और तीसरे पर सुपौल है। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता कि न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन से हैं, तो याद रखिएगा न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिलों में पहले स्थान पर सिवान है। कौन है? सिवान। दूसरे पर मुंगेर है, तीसरे पर रोहतास है। ये न्यूनतम वालों का टॉप 3 का क्रम है। क्लियर है? एक प्रश्न और आपने पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि 2015-16 से 2019-21 के बीच बिहार का वो कौन सा जिला है जहां पर बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में सर्वाधिक कमी हुई है, तो याद रखिएगा उस जिले का नाम है पूर्वी चंपारण। क्लियर है? तो जितने प्रश्न मैंने इस प्रश्न के साथ कोरिलेट किए हैं वो सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक जगह नोट डाउन कर लेंगे और आप जरूर राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है, घटना चक्र दृष्टि का, उसको कवर कर लेंगे। उसमें यह टॉपिक डिटेल में कवर किया गया है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मई 2023 में बिहार के किस नगर निगम ने पटना में पहला डिजिटल करेंसी जारी की है, तो याद रखिएगा बिहार के उस नगर निगम का नाम है पटना नगर निगम। तो याद रखेंगे मई 2023 में बिहार के पटना नगर निगम ने पटना में पहली बार डिजिटल करेंसी जारी की है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस मैथिली युवा लेखक जिन्हें उनकी रचना ओल कतरा झोल कतरा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उनका नाम है अक्षय आनंद सन्नी। क्या नाम है? अक्षय आनंद सन्नी। तो याद रखेंगे अक्षय आनंद सन्नी ये एक मैथिली युवा लेखक हैं और अक्षय आनंद सन्नी की रचना का नाम है ओल कतरा झोल कतरा। और इस ओल कतरा झोल कतरा रचना के लिए अक्षय आनंद सन्नी को साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 दिया गया। क्लियर है? ये सारी बातें आप क्लियर कट याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में देश के 103 संस्थानों को चिप 2 स्टार्टअप की जिम्मेदारी मिली है, इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो याद रखिएगा देश के जो 103 संस्थानों को चिप 2 स्टार्टअप की जिम्मेदारी मिली है उसमें बिहार का IIIT भागलपुर और IIT और NIT पटना शामिल है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इन 103 संस्थानों में बिहार के जो संस्थान हैं जिनको चिप 2 स्टार्टअप की जिम्मेदारी मिली है वो है IIIT भागलपुर और IIT व NIT पटना। क्लियर? याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कैडर के वो IPS अधिकारी जिन्हें जून 2023 में रॉ का नया चीफ नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उनका नाम है रवि सिन्हा। क्या नाम है? रवि सिन्हा। रॉ के नए चीफ कौन हुए? रवि सिन्हा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2023 में बिहार के किस स्थान पर खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली है? तो याद रखिएगा बिहार के उस स्थान का नाम है मणियोचक गांव। क्या नाम है? मणियोचक गांव। अब देखिए इस प्रश्न में कई तथ्य शामिल हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो बिहार का मणियोचक गांव है ये कहां पर है? तो ये नवादा जिले के रोह प्रखंड में है। तो याद रखेंगे नवादा जिले के रोह प्रखंड के मणियोचक गांव में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली है। क्लियर है? आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नवादा जिले के रोह प्रखंड के मणियोचक गांव में जून 2023 में खुदाई के दौरान किस भगवान की से संबंधित दुर्लभ मूर्ति मिली है? तो आपका जवाब क्या होगा? भगवान विष्णु से संबंधित। और किस सदी की है? 7वीं। क्लियर है? हर एक पॉइंट को बिल्कुल आप स्पष्ट याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि हाल ही में पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? तो देखिए इस प्रश्न में भी एक प्रश्न है जो आपको ध्यान में रखना है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? तो आपका जवाब होगा पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इस राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन बना? तो आपका जवाब होगा बिहार। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार की किस यूनिवर्सिटी को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद अर्थात NAAC की A+ ग्रेड प्राप्त हुई है? A++ ग्रेड प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा बिहार की उस यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो याद रखिएगा बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को NAAC की A++ ग्रेड प्राप्त हुई है। किसको? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में बुजुर्गों की संख्या सबसे कम है? तो याद रखिएगा उस राज्य का नाम है बिहार। तो याद रखेंगे केंद्र सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के बिहार राज्य में बुजुर्गों की संख्या सबसे कम है। और कितने प्रतिशत है? 7.7%। ये प्रतिशत भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5 से 11 जून 2023 तक कजाकिस्तान में आयोजित एशियन सैम्बो प्रतियोगिता के स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट में बिहार के किन 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता है? तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो एशियन सैम्बो प्रतियोगिता के स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट का आयोजन हुआ वो कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे कजाकिस्तान में। कब से कब तक? तो 5 से 11 जून 2023 के बीच। और जो दूसरी बात इस प्रश्न में पूछी जा रही है कि जो कजाकिस्तान में एशियन सैम्बो प्रतियोगिता के स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट का आयोजन हुआ उसमें बिहार के जो 2 खिलाड़ी पदक जीते उसमें एक खिलाड़ी का नाम है भोरिक सिंह यादव और दूसरे खिलाड़ी का नाम है अभिलाषा। याद रखिएगा भोरिक सिंह यादव ने रजत पदक जीता है और अभिलाषा ने कांस्य पदक जीता है। तो ये भी याद रखेंगे भोरिक सिंह यादव ने रजत पदक और अभिलाषा ने इसमें कांस्य पदक जीता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून में जारी NIRF 2023 में IIT पटना को कौन सी रैंक मिली है? तो याद रखिएगा NIRF 2023 में IIT पटना को 66वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक है पटना की? IIT पटना की रैंक है 66वीं। क्लियर है? किस रिपोर्ट में? NIRF 2023 में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में जो तेलंगाना शीर्ष पर है वहीं बिहार का उस रैंकिंग में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में बिहार का जो स्थान है वो है 27वां। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में तेलंगाना शीर्ष पर है और राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में बिहार 27वें स्थान पर है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जून 2023 में बिहार के किन 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा जून 2023 में बिहार में 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। एक सेंटर स्टैब्लिश होगा गया में और दूसरा होगा वैशाली में। गया में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा ये कम पानी से मोटे अनाज के लिए और दूसरा है पान की खेती के लिए। क्लियर है? यानी वैशाली में जो है वो पान की खेती के लिए और गया में कम पानी से मोटे अनाज की खेती के लिए बिहार में 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। कहां कहां? गया और वैशाली में। याद रखेंगे इन दोनों सेंटर की विशेषताओं को भी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा बिहार देश में दूसरे स्थान पर है सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में। क्लियर है? तो याद रखेंगे सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा पहले स्थान पर राजस्थान है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार कृषि अनुसंधान और विकास पर केंद्रित चौथा कृषि रोड मैप जिसमें जीन एडिटिंग के जरिए फसल सुधार किया जाएगा कब से कब तक लागू होगा? तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना है कि बिहार कृषि अनुसंधान और विकास पर केंद्रित जो कृषि रोड मैप है ये कौन सा संस्करण है? तो याद रखिएगा चौथा। क्लियर है? और इस चौथे कृषि रोड मैप में जो कि बिहार कृषि अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है इसमें जीन एडिटिंग के जरिए जो फसल सुधार किया जाएगा ये लागू होगा 2023 से 2028 तक। क्लियर है? यानी जो चौथा कृषि रोड मैप है ये कब तक लागू होगा? 2023 से 2028 तक। ये ड्यूरेशन आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में किसे स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा दरभंगा के चंद्रशेखर। तो याद रखिएगा अप्रैल 2023 में दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है और ये चंद्रशेखर कहां संबंधित? दरभंगा से। क्लियर है? ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान से दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गौरैया मिली है? तो याद रखिएगा बिहार के मुंगेर के भीम बांध से। कहां पर? बिहार के मुंगेर के भीम बांध से दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गौरैया मिली है। क्लियर? कहां पर? मुंगेर के भीम बांध से। ठीक है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2022-23 में बिहार में मनरेगा में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जमुई में रहा है और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जिला कौन है? तो याद रखेंगे खगड़िया। तो यहां पर आपको 2 बातें याद रखनी है कि 2022-23 में बिहार में मनरेगा में जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला है वो कौन है? जमुई। किसके संदर्भ में बात हो रही है? मनरेगा में बेहतर प्रदर्शन के संदर्भ में जमुई है। और बिहार का वो जिला जिसने मनरेगा में खराब प्रदर्शन किया है उसका नाम है खगड़िया। क्या नाम है? खगड़िया। ख से खगड़िया और ख से खराब प्रदर्शन किसमें? मनरेगा के क्षेत्र में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी रैंकिंग में देश भर में पहला स्थान किसको मिला है? तो याद रखिएगा देश में पहला स्थान मिला है समस्तीपुर को। किसको मिला है? समस्तीपुर को। तो याद रखेंगे जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत
जनवरी के लिए जो रैंकिंग आई उसमें देश में पहला स्थान किसका है? समस्तीपुर का। क्लियर है? तो याद रखेंगे समस्तीपुर ने जल जीवन के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है के विनोद चंद्रन। तो याद रखेंगे न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन साहब को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है मार्च 2023 में। क्या नाम है? के विनोद चंद्रन, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट। क्या नाम है? के विनोद चंद्रन। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चुनाव के पहले वोटरों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने किसे जनवरी 2023 में बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया? तो याद रखिएगा चुनाव आयोग के द्वारा जनवरी 2023 में बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया मैथिली ठाकुर को। किसको? मैथिली ठाकुर को। याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं? तो याद रखिएगा जनवरी 2023 में जो जारी हुआ था राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, क्या नाम था सर्वेक्षण का? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। कब आया था? जनवरी 2023 में। इसमें बिहार के 63% महिलाओं को कुपोषित बताया गया और बिहार के 69 यानी 69% बच्चों को कुपोषित बताया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे बिहार में महिलाएं कितनी कुपोषित हैं? 63% यानी 63%। और बच्चे कितने कुपोषित हैं? तो बच्चे 69 यानी 69% कुपोषित हैं। क्लियर है? ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे और बहुत चिंता का भी विषय है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह बिहारी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 मिला। इसमें आनंद कुमार साहब हैं, सुभद्रा देवी हैं और कपिल देव। तो याद रखिएगा आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव, ये 3 ऐसे बिहार से संबंधित लोग हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार 2023 दिया गया। आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा जहां पर शीशे से डॉल्फिन की अठखेलियां देखी जाएंगी? तो याद रखिएगा वो स्थान कहां पर है जहां पर ये डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर होगा? तो आपका जवाब होगा भागलपुर के अगुवानी पुल पर। ठीक है, तो याद रखेंगे भागलपुर के अगवानी पुल पर देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा जहां पर शीशे से डॉल्फिन की जो अठखेलियां हैं वो देखने को मिलेंगी। कहां पर? ये भागलपुर में। क्लियर? अगवानी पुल। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में किसे बिहार का 53वां डीजीपी नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा दिसंबर 2023 में बिहार के 53वें डीजीपी के रूप में राजविंदर सिंह भट्टी का चयन हुआ है। तो याद रखिएगा दिसंबर 2023 में राज्य के 53वें डीजीपी कौन बने हैं? राजविंदर सिंह भट्टी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य उद्योग विभाग द्वारा दिसंबर 2022 में जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग में औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर रैंकिंग जो जारी की गई उसमें कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो याद रखिएगा बिहार के जो राज्य उद्योग विभाग के द्वारा दिसंबर 2022 में औद्योगिक विकास रैंकिंग जारी की गई उसमें औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन में सिवान जिला जो है ये शीर्ष पर रहा। यानी औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो स्पष्ट रूप से याद रखना है सिवान। इसका अंक है 73.5। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में जमीनी स्तर की नॉनमेशन प्रतियोगिता में किसे नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग्स को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा उनका नाम है शालिनी कुमार। याद रखिएगा शालिनी कुमारी बिहार की हैं और शालिनी कुमारी को तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में जमीनी स्तर की नॉनमेशन प्रतियोगिता के तहत नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग्स में पहला पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे शालिनी कुमारी बिहार की हैं और इनको नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग्स में पहला पुरस्कार मिला है शालिनी कुमारी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद राज्य सरकार अब गैंडों के संरक्षण के लिए किस टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा उस टास्क फोर्स का नाम है राइनो टास्क फोर्स। तो याद रखेंगे गैंडों के संरक्षण के लिए जो टास्क फोर्स गठित होगा वो क्या नाम इसका होगा? राइनो टास्क फोर्स। क्या नाम होगा? राइनो टास्क फोर्स। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में घोषित जैविक कॉरिडोर योजना में शामिल 13 जिलों के नाम क्या है? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना घोषित की गई है उसमें कितने जिले शामिल हैं? तो याद रखिएगा 13। पहले संख्या के आधार पर याद रखेंगे कि जैविक कॉरिडोर योजना में बिहार के 13 जिले इसमें शामिल हैं। अब बात होगी कि वो 13 जिले कौन से? तो याद रखिएगा बिहार की जैविक कॉरिडोर योजना में पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय,
भागलपुर, मुंगेर, कटिहार और नालंदा। ये 13 जिले हैं जो बिहार में घोषित जैविक कॉरिडोर योजना में शामिल हैं। इनके नाम आप अवश्य याद रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित 2022 का नेशनल वाटर अवार्ड में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि 2022 में जो नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया किस मंत्रालय के द्वारा, तो याद रखेंगे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और ये जो 2022 का नेशनल वाटर अवार्ड है जो कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया गया, इसमें बिहार का कौन सा स्थान है? तो स्पष्ट याद रखिएगा बिहार का तीसरा स्थान है 2022 के नेशनल वाटर अवार्ड में। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 13 जुलाई 2023 को, कब? 13 जुलाई 2023 को कैग की रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 शीर्ष राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा बिहार का तीसरा स्थान है। यानी कैग की एक रिपोर्ट आई 13 जुलाई 2023 को, और कैग की इस रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड-19 की जो महामारी थी उसके बाद जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाले शीर्ष 10 राज्य हैं उसमें बिहार का तीसरा स्थान है। क्लियर है? यानी जो ऐसे राज्य जिन्होंने कोविड महामारी के बाद राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान की, और ऐसे टॉप 10 स्टेट्स जो हैं उसमें बिहार का तीसरा स्थान है। और परसेंटेज कितना है? 15.05%। बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा, और परसेंटेज है 15.05%। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर अग्रसर है? तो याद रखिएगा बिहार का शेखपुरा जिला 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर अग्रसर है। क्या नाम है? शेखपुरा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित 2023 के राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियन में रेफरी के रूप में किसे चुना गया है? हाँ, रेफरी के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? सृष्टि सिंह को। और ये सृष्टि सिंह कहां की है? सीवान की। तो याद रखिएगा जो अभी ये प्रश्न पूछा गया था वहां पर भी एक फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2023 के राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था? तो आपका जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 2023 के राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। और इस 2023 के राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी के रूप में जिन्हें चुना गया उनका नाम क्या है? सृष्टि सिंह। और ये सृष्टि सिंह बिहार की कहां की है? सीवान की। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य के 13 जिलों में चलाई जा रही जैविक कॉरिडोर योजना का विस्तार कब तक कर दिया गया? अभी आपने कवर किया था कि जो बिहार में घोषित जैविक कॉरिडोर योजना है उसमें 13 जिले शामिल हैं। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो बिहार के 13 जिलों में जो जैविक कॉरिडोर योजना है इसका विस्तार कब तक कर दिया गया? तो याद रखिएगा इसका विस्तार 2025 तक के लिए किया गया है। तो एक लाइन में याद रखेंगे कि जैविक कॉरिडोर योजना जो कि बिहार राज्य में वो 2025 तक विस्तारित की गई है और ये 13 जिलों में चलाई जा रही है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो बिहार में जो ये योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है जैविक कॉरिडोर योजना, इसमें 13 जिले जो शामिल है और इसका विस्तार 2025 तक के लिए किया गया है, इसमें कुल कितने एकड़ क्षेत्र को पूर्ण रूप से जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा 20,000 एकड़ क्षेत्र को। क्लियर है? तो यहां पर आपको 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो जैविक कॉरिडोर योजना जो कि बिहार राज्य में कितने जिलों में? 13 जिलों में। इसका विस्तार कब तक के लिए किया गया? 2025 तक के लिए। और इसमें जो एरिया पूर्ण रूप से जैविक क्षेत्र बना दिया जाएगा इन 13 जिलों में वो क्या है? तो 20,000 एकड़। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो याद रखिएगा 4 जुलाई 2023 को फ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। कब? 4 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 14.5 किलोमीटर लंबा श्री कृष्ण सेतु बिहार के किस जिले में है? तो यहां पर 2 बातें आपको याद रखनी है कि ये जो श्री कृष्ण सेतु है ये बिहार के मुंगेर में है। और याद रखिएगा बिहार के मुंगेर के श्री कृष्ण सेतु की लंबाई कितनी है? तो आपका जवाब होगा 14.5 किलोमीटर। कितनी है? 14.5 किलोमीटर। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर में किसने लिखी है? तो याद रखिएगा ये जो पुस्तक है नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर में, ये पुस्तक है उदयकांत की। किसकी पुस्तक है? उदयकांत की। तो याद रखिएगा नीतीश कुमार जी के नाम पर अभी आपने 2 पुस्तकें पढ़ी हैं। एक पुस्तक अभी आपने पढ़ी थी संसद में नीतीश कुमार, याद आ रहा है? उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको भली बात पता है, जगत नारायण सिंह यादव। तो याद रखेंगे संसद में नीतीश कुमार पुस्तक जो है उसके लेखक हैं जगत नारायण सिंह यादव। और नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर में ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? उदयकांत जी के द्वारा। किसके द्वारा? उदयकांत जी के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पटना में गंगा नदी के तट पर मरीन ड्राइव की तर्ज पर किस जिले में स्थित बागमती नदी के तट को विकसित किया जाएगा?
देखिए, पटना में गंगा नदी के तट पर बने मरीन ड्राइव की तर्ज पर जो दरभंगा जिला है, इसकी बागमती नदी के तट को विकसित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दरभंगा जिले में बागमती नदी के तट को पटना में गंगा नदी के तट पर बने मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है दरभंगा बागमती नदी के तट को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में किन नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य चल रहा है? तो आपका जवाब होगा गंगा और गंडक। तो बिहार में गंगा और गंडक नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य चल रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, बिहार के उस शहर का नाम है पटना। तो याद रखिएगा, बिहार के पटना में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है। कहां पर? पटना में। तो याद रखेंगे, बिहार के पटना में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार के कितने जिलों में सिमुलतला जैसे आदिवासी स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा, बिहार के 11 जिलों में सिमुलतला जैसे आदिवासी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। कितने जिलों में? 11 जिलों में, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 21 से 23 जून 2023 के बीच श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, बिहार के पटना में 21 से 23 जून 2023 के बीच श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? पटना में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार की किस नर्स को 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, उनका नाम है गीता कुमारी। तो याद रखेंगे, गीता कुमारी बिहार से संबंधित है और बिहार के किस क्षेत्र से? तो शेखपुरा से। तो याद रखेंगे, बिहार के शेखपुरा की रहने वाली गीता कुमारी जो कि नर्स हैं, इनको 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार गीता कुमारी को बिहार के शेखपुरा की है। क्लियर हो गया? और ये किस क्षेत्र से? नर्स है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार का भारत का पहला एनटीपीसी लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो याद रखेंगे, भारत का पहला एनटीपीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। यानी एनटीपीसी का मतलब क्या है? नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, ये भारत का पहला नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कहां पर पहली बार पैरा मेडिकल काउंसिल गठित करने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में पहली बार पैरा मेडिकल काउंसिल गठित करने का निर्णय लिया है। कहां पर? बिहार में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी यूएनडीपी रिपोर्ट में किस राज्य को सर्वाधिक गरीब राज्य घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, वो राज्य है बिहार। इस पर चर्चा हुई है। तो याद रखिएगा, ये जो यूएनडीपी रिपोर्ट है किसकी है? नीति आयोग की। कब आई? 17 जुलाई 2023 को। और इस नीति आयोग की रिपोर्ट में सर्वाधिक गरीब राज्य किसे घोषित किया गया? बिहार को। परसेंटेज कितना है? 33। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बिहार के किस शहर में खोले जाने का निर्णय लिया गया? तो याद रखिएगा, भारत का पहला, याद रखेंगे, भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बिहार के पटना में खोले जाने का निर्णय लिया गया। कहां पर? पटना में। तो याद रखेंगे, भारत का जो पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होगा वो बिहार के पटना में खोला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य ने सरकारी स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, उस राज्य का नाम है बिहार। तो याद रखेंगे, बिहार ने सरकारी स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। किस राज्य ने? बिहार राज्य के सरकार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो देश कौन सा है जिसने अपने यहां पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? अब देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि बिहार सरकार के द्वारा बालिकाओं के शिक्षा जो प्रदर्शन है उसको और बेहतर करने के लिए, उसमें और एनरोलमेंट हो, इसके लिए एक स्कीम चलाई थी मुख्यमंत्री साइकिल योजना, और काफी पॉपुलर भी हुई। तो जो बिहार में मुख्यमंत्री साइकिल योजना चलाई गई थी, इसको जाम्बिया कंट्री ने अडॉप्ट किया है। यानी जाम्बिया ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने यहाँ पर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अडॉप्ट करेंगे। तो उस देश का नाम क्या है? जाम्बिया। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने भूकंप से बचाव के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में किस क्लिनिक को खोलने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, उस क्लिनिक का नाम है भूकंप क्लिनिक। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत की किस राज्य सरकार ने भूकंप से बचाव के लिए प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है? तो आपका जवाब क्या होगा? बिहार सरकार के द्वारा। क्या नाम है उस क्लिनिक का? भूकंप क्लिनिक। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मई 2023 में सबसे पहले बिहार ने भारत में किस नाम से मौसम मोबाइल ऐप को विकसित किया? तो याद रखिएगा, उस मौसम मोबाइल ऐप का नाम है मौसम बिहार। तो याद रखिएगा, मई 2023 में सबसे पहले
बिहार ने भारत में मौसम बिहार से नाम से मौसम मोबाइल ऐप को विकसित किया? तो सबसे पहले तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाले भारत के उस राज्य का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा बिहार। सबसे मूल प्रश्न तो यही बन गया कि भारत में सबसे पहले मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला राज्य कौन है? बिहार। और बिहार की इस मौसम मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तब आपका जवाब होगा मौसम बिहार। क्या नाम है? मौसम बिहार। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में देश की पहली वन हेल्थ लैब कहां पर शुरू की गई? तो याद रखिएगा, बिहार में देश की पहली वन हेल्थ लैब बिहार के मुजफ्फरपुर में शुरू की गई। तो प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार की देश के किस राज्य में पहली बार वन हेल्थ लैब को विकसित किया गया? तो याद रखिएगा, देश की जो पहली वन हेल्थ लैब है वो बिहार में शुरू की गई। और बिहार के किस क्षेत्र में? तो मुजफ्फरपुर में। तो याद रखेंगे, बिहार के मुजफ्फरपुर में देश की पहली वन हेल्थ लैब को शुरू किया गया। क्लियर है? स्पष्ट याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला साइकिलिंग करने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची सड़क साइकिलिंग करने वाली बिहार की पहली महिला बनी है सविता महतो। क्या नाम है उनका? सविता महतो। और बिहार में किस क्षेत्र से है? छपरा से। तो याद रखेंगे, बिहार के छपरा की रहने वाली सविता महतो विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो कि उमलिमला क्षेत्र से यहां पर साइकिलिंग करने वाली बिहार की पहली महिला है सविता महतो, छपरा की। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोडमैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा, महिलाओं के लिए जो माहवारी स्वच्छता पर रोडमैप तैयार किया और ये रोडमैप तैयार करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन है? तो आपका जवाब होगा बिहार। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है वो कहां पर बनकर तैयार हुआ है? सबसे पहले तो उस स्टेट का नाम बताइए। तो आपका जवाब होगा बिहार। यानी भारत का जो पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है वो किस स्टेट में? बिहार में। अब यह प्रश्न होगा कि बिहार की किस जगह पर भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हुआ? तब आपका जवाब होगा संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। कहां पर? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में देश का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में पुलिस में सर्वाधिक महिला भागीदारी वाला राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा, उस राज्य का नाम है बिहार। यानी बिहार राज्य पुलिस में सर्वाधिक महिला भागीदारी वाला राज्य बना है। कौन? बिहार। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गया के फाल्गु नदी पर बने विश्व के सबसे लंबे रबर डैम की लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले तो इसी प्रश्न से एक प्रश्न बनता है कि देश का सबसे लंबा रबर डैम कहां पर? तो आपका जवाब होगा गया में। दूसरा प्रश्न यह होगा कि देश का सबसे लंबा रबर डैम जो कि गया में है किस नदी पर है? तब आपका जवाब होगा फाल्गु नदी पर। और तीसरा जो मूल प्रश्न यहां पर बना है कि गया के फाल्गु नदी पर जो देश का सबसे लंबा रबर डैम बना है उसकी लंबाई कितनी है? तो आपका जवाब होगा 411 मीटर। कितनी है? 411 मीटर। तो यहां पर देखिए 3 प्रश्नों के फैक्ट छुपे हैं। क्लियर है? अपना काम है उन्हीं फैक्ट्स को आपके सामने रखना। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार में कहां पर बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल निर्माणाधीन है? तो याद रखिएगा, भारत का पहला कैंसर अस्पताल किसके लिए? बच्चों के लिए। कहां पर निर्माणाधीन है? पटना में। तो याद रखेंगे, बिहार के पटना में बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल पटना में निर्माणाधीन है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहां पर खोला गया? तो याद रखिएगा, भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में खोला गया। कहां पर? मुंगेर में खोला गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में पहला पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप कहां पर निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, भारत में यह पहला है बौद्ध स्तूप जो पत्थरों से निर्मित हो रहा है। तो याद रखेंगे, भारत में पहला पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप ये वैशाली में निर्माण किया जा रहा है। कहां पर? वैशाली में। स्पष्ट है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर। यानी सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की अगर हम संख्या के मामले में देखें तो बिहार देश में पहले स्थान पर है। यानी सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में सर्वाधिक बच्चों का अगर एनरोलमेंट हुआ है किसी स्टेट में तो उस स्टेट का नाम क्या है? बिहार। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 5.5 एकड़ क्षेत्र में निर्माणाधीन भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स 2023 तक कहां पर बनकर तैयार हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पटना के करबिगाहिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में 5.5 एकड़ क्षेत्र में भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहां पर 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहां पर बनेगा? तो याद रखिएगा, बिहार में। और कब तक और बिहार की किस जगह पर? तो याद रखिएगा, 2023 तक बिहार के करबिगाहिया थर्मल पावर स्टेशन के परिसर में।
भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बने? कितने क्षेत्र में? 5.5 एकड़ क्षेत्र। क्लियर है? कहीं से भी कोई प्रश्न बने आपको बिल्कुल तैयार रहना है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहां पर बनाने का निर्णय लिया गया? तो याद रखिएगा, बिहार में विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया। और बिहार में कहां पर? तो याद रखेंगे वैशाली में। तो अगर एक लाइन में इसको समराइज कर दें तो बिहार के वैशाली में विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया। कहां पर? वैशाली में। और याद रखिएगा, यह विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय होगा वैशाली में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार के किस गांव को राज्य के पहले स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, बिहार के उस गांव का नाम है बाबरचक गांव। क्या नाम है? बाबरचक गांव। और कहां पर है? बांका। तो याद रखेंगे, बांका के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज इसे विकसित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, बिहार का बाबरचक गांव बिहार का पहला ऐसा गांव है जिसे स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिले में खोला जाएगा? तो याद रखिएगा, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। तो याद रखेंगे, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहां पर? मुजफ्फरपुर में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो याद रखिएगा, बिहार के समस्तीपुर जिले को जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत पहला स्थान मिला है। क्या नाम है जिले का? समस्तीपुर। तो याद रखेंगे, बिहार के समस्तीपुर जिले को जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत पहला पुरस्कार मिला है। क्या नाम है? समस्तीपुर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी कहां पर खुलेगी? तो याद रखिएगा, बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में खुलेगी। कहां पर? भागलपुर में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहां शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, पटना में पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र शुरू किया गया। कहां पर? पटना में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 27 जून 2023 को बिहार में कहां पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई? यानी किन स्थानों के बीच बिहार की पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी? तो वो पटना से रांची। तो याद रखिएगा, बिहार में जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी ये पटना से रांची के बीच में चलेगी। कहां पर? पटना से रांची के बीच में 27 जून 2023 को चलेगी। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जनपद से नेपाल के मध्य पहली मालगाड़ी जून 2023 में चलाई गई? तो याद रखिएगा, बिहार के उस जनपद का नाम है अररिया। तो याद रखेंगे, बिहार के अररिया जनपद से नेपाल के मध्य पहली जो मालगाड़ी चलाई गई जून 2023 में। किस जिले से? अररिया जिले से। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिसुआ नेवादा में किसकी सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है? तो याद रखिएगा, हिसुआ नेवादा में जो नेवादा हिसुआ में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भगवान बुद्ध की बनाई जा रही है। तो याद रखेंगे, हिसुआ नेवादा में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहां पर बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, बिहार का जो सबसे बड़ा ब्लड बैंक है ये मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। कहां पर? मुजफ्फरपुर में। आपको याद है, अभी आपने मुजफ्फरपुर के संदर्भ में 2 फैक्ट और देखे। कौन कौन से? अभी आपने पढ़ा कि बिहार का जो सबसे पहला वन्यजीव अस्पताल है वो किस जिले में खोला जा रहा है? तो याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में। तो अगर पूछा जाए कि बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहां पर? तो मुजफ्फरपुर में। और एक प्रश्न और पढ़ा था आपने कि बिहार में देश की पहली वन हेल्थ लैब कहां पर शुरू की गई? तो आपका जवाब था मुजफ्फरपुर। क्लियर है? तो मुजफ्फरपुर के संदर्भ में ये तीनों फैक्ट आप याद रखेंगे कि बिहार में देश की पहली वन हेल्थ लैब मुजफ्फरपुर में शुरू की गई। ये देश की पहली वन हेल्थ लैब है मुजफ्फरपुर में। दूसरा, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल मुजफ्फरपुर में। और तीसरा फैक्ट कि बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर में। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गरुड़ गणना 2023 के अनुसार सर्वाधिक गरुड़ भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, बिहार में। तो जो गरुड़ गणना 2023 है इसके अनुसार सर्वाधिक गरुड़ भारत के बिहार राज्य में पाए जाते हैं। कहां पर? बिहार में। और अगर पूछा जाए कि बिहार में कहां पर, तो आपका जवाब होगा भागलपुर में। क्लियर है? तो याद रखेंगे, बिहार के भागलपुर में सर्वाधिक गरुड़ की संख्या पाई जाती है। यह किसके अकॉर्डिंग है? गरुड़ गणना 2023 के अनुसार। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन अप्रैल 2023 में कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा, हाजीपुर वैशाली में। क्लियर है? तो याद रखेंगे, हाजीपुर वैशाली में बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं
प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? अप्रैल 2023 में। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान हाजीपुर वैशाली में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला फल एवं सब्जी निर्यात केंद्र कहां बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, बिहार का पहला फल एवं सब्जी निर्यात केंद्र पटना में बनाया जा रहा है। कहां पर? पटना में। अब देखिए, पटना के संदर्भ में अभी आपने एक दो तथ्य और देखे। देखिए, जब भी कभी आप पढ़ें तो ये थोड़ा टेंडेंसी विकसित कीजिए कि जिस संदर्भ में अभी आपने हाल ही में पढ़ा है कोई अगर तथ्य, तो उसको रिकॉल करिए। जैसे अभी आपने देखा कि बिहार में पहला फल एवं सब्जी निर्यात केंद्र जो है ये पटना में बनाया जा रहा है। ठीक इसी तरह से अभी आपने पढ़ा था कि जो बिहार में भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है वो कहां पर बनकर तैयार हुआ है? तो आपने कहा था संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। क्लियर है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहां पर है? तो पटना में। और इसी संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि बिहार में बच्चों के लिए जो भारत का पहला कैंसर अस्पताल निर्माणाधीन है वो भी पटना में। क्लियर है? ये भी आपने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखनी होगी जब कभी भी उस तरह का संदर्भ आए। क्लियर है? हम लोग अगले प्रश्न में चल रहे हैं। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस बिहारी ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? तो याद रखिएगा, क्या नाम है? लक्ष्मी झा। तो याद रखिएगा, लक्ष्मी झा का संबंध बिहार से है और इन्होंने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। क्या नाम है? लक्ष्मी झा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार दिवस 22 मार्च 2023 की थीम क्या थी? तो सबसे पहले तो इस प्रश्न में ही ये प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और जो 22 मार्च 2023 को बिहार दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या थीम थी? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम के साथ 22 मार्च 2023 को बिहार दिवस सेलिब्रेट किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि बिहार की रिवर हैचिंग योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, बिहार की जो रिवर हैचिंग योजना है ये नदियों के जलीय जीवों से संबंधित है। तो याद रखेंगे, बिहार की रिवर हैचिंग योजना ये नदियों के जलीय जीवों से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के किन 7 जिलों में भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मानक से अधिक है? यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO है, इसका जो मानक है उससे कहीं ज्यादा बिहार के इन 7 जिलों में भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा पाई गई है। क्लियर है? अब ये 7 जिले कौन से हैं? तो याद रखिएगा, इसमें नवादा है, नालंदा, सुयौल, शंखपुरा, सिवान, वैशाली और गोपालगंज। ये बिहार के 7 ऐसे जिले हैं जहां के भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा WHO के मानक से अधिक पाई गई है। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में बनाया जा रहा है। कहां पर? गोपालगंज में। तो गोपालगंज में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार के किस स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जाएगा? तो याद रखिएगा, बिहार के उस स्टेशन का नाम है पटना। यानी बिहार के पटना स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जाएगा। देखिए, ये जो ब्रेल लिपि है ये उन लोगों के लिए सहायक होती है जिनको आंख से दिखता नहीं है, तो वो ब्रेल लिपि की मदद से उस मैप के माध्यम से अपने डेस्टिनेशन आदि से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। और ये जो पहला ब्रेल लिपि मैप है ये बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर लगाया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहां खोला जाएगा? तो याद रखिएगा, पटना में। तो जितने भी फैक्ट आप पटना के संदर्भ में याद रख रहे हैं ये सब आपको याद होने चाहिए। एक जगह पटना और बाकी जो भी वहां पर है। क्लियर? तो याद रखेंगे, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना में। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 100% हर घर नल जल पहुंचाने का जो प्रशिक्षण केंद्र है ये कहां पर बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, ये बिहार के फतुहा में। कहां पर? बिहार के फतुहा में 100% हर घर नल जल पहुंचाने का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो बनाया जाएगा। कहां पर? फतुहा में। याद रखिएगा, बिहार के फतुहा में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के किस छात्र के प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 में आउटस्टैंडिंग का दर्जा दिया गया? तो याद रखिएगा, बिहार के उस छात्र का नाम है प्रणव सुमन। तो याद रखेंगे, बिहार के एक छात्र हैं प्रणव सुमन, इनके प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 में आउटस्टैंडिंग का दर्जा दिया गया। क्या नाम है उस बिहार के छात्र का? प्रणव सुमन। याद रखेंगे, प्रणव सुमन। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो याद रखिएगा, एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला पर्वतारोही का नाम है लक्ष्मी झा।
क्या नाम है? लक्ष्मी झा। और ये बिहार में कहाँ की है? सहरसा की। ठीक है, तो याद रखिएगा लक्ष्मी झा बिहार की सहरसा की है और ये एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला पर्वतारोही है। क्लियर हो गया? क्या नाम है? लक्ष्मी झा, सहरसा से है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को कब से प्रतिबंध किया गया है? तो याद रखिएगा बिहार में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित है। कब से? 1 जुलाई 2022 से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार का जो चौथा कृषि रोड मैप है इसे कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2023 को बिहार का चौथा, क्रम पर मैं जोर दे रहा हूं, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जारी किया गया, लागू किया गया 1 अप्रैल 2023 से। कब से? 1 अप्रैल 2023 से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के कितने शहरों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाने का प्रस्ताव है? तो याद रखिएगा बिहार के 33 शहरों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाने का प्रस्ताव है। कितने शहरों में? 33। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने किस लोक गायिका को अपने पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है मैथिली ठाकुर। क्लियर? याद रखिएगा मैथिली ठाकुर आप सभी जानते हैं कि यह बिहार की एक लोक गायिका है और इनको बिहार सरकार ने अपने पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके पूर्व में आपने पढ़ा है कि बिहार चुनाव आयोग ने भी मैथिली ठाकुर को चुनाव के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्लियर? तो याद रखेंगे इन दोनों लोगों के संदर्भ में मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में 16वें एशियन स्कूल अंडर 11 चेस चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है? तो याद रखिएगा उस खिलाड़ी का नाम है मो रियान। क्या नाम है? मो रियान। तो याद रखिएगा यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो 16वां एशियन स्कूल अंडर 11 चेस चैंपियन है ये कहां पर आयोजित हुआ? तो श्रीलंका में। और दूसरी बात, श्रीलंका में ये जो 11वां एशियन स्कूल अंडर 11 चेस चैंपियन है इसमें किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला? तो उनका नाम है मोहम्मद रियान। क्या नाम है? मोहम्मद रियान। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो याद रखिएगा उसका नाम है पटना। यानी अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा प्रदान करने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा बना है पटना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार की सबसे लंबी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? तो याद रखिएगा उसका नाम है गंगा जल आपूर्ति योजना। तो याद रखेंगे गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार की सबसे लंबी पेयजल पाइपलाइन योजना है, गंगा जल आपूर्ति योजना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 36वें राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा राज्य ओवरऑल विजेता रहा? तो आपका जवाब होगा बिहार। तो यहां पर दो बातें याद रखनी है कि जो राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 हुई ये किस क्रम की थी? तो 36वीं। और बिहार के संदर्भ में आपको यह याद रखना है कि जो 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 थी इसमें ओवरऑल विजेता के तौर पर बिहार सामने आया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा प्रत्येक शनिवार को। तो याद रखेंगे बिहार के विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया। क्लियर? याद रखेंगे नो बैग डे प्रत्येक शनिवार को बिहार में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा भोजपुरी का जो पहला OTT ऐप है इसे चौपाल नाम से लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा भोजपुरी का पहला OTT ऐप चौपाल नाम से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस जिले में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा उस जिले का नाम है पूर्णिया। तो पूर्णिया बिहार का वो दूसरा जिला होगा जहां पर बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। तो याद रखेंगे किस जिले में? पूर्णिया में। तो इस प्रश्न को दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि बिहार का दूसरा डॉपलर रडार कहां पर? पूर्णिया में। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार का वो दूसरा जिला कौन है जहां पर डॉपलर रडार लगाया जाएगा? तो आपका जवाब होगा पूर्णिया में। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला पानी में तैरने वाला सोलर प्लांट कहां पर बनकर तैयार हो गया है? तो याद रखेंगे दरभंगा में। तो बिहार का जो पहला पानी में तैरता सोलर प्लांट है वो दरभंगा में बनकर तैयार हो गया। कहां पर? दरभंगा में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए अलग स्वतंत्र संस्था लोक वित्त एवं नीति संस्थान की स्थापना का निर्णय किस राज्य सरकार ने किया है? तो आपका जवाब होगा बिहार। यहां इसको जरा समझिए, बिहार सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र संस्था जिसका नाम क्या है? लोक वित्त एवं नीति संस्था। क्लियर है? लोक वित्त एवं, ये यहां पर रिपीट हो गया है, एवं नीति जो है ये रिपीट हो गया है, ये होगा लोक वित्त एवं नीति संस्था। क्लियर है? लोक वित्त एवं नीति संस्था जो कि आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा करेगी, इसकी स्थापना का निर्णय बिहार राज्य सरकार ने किया है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार बजट 2023-24 में BPL परिवार की कन्या की विवाह के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? तो आपका जवाब होगा 100.73 करोड़ का। तो याद रखिएगा बिहार में जो बजट प्रस्तुत हुआ 2023-24 का
उसमें यह डिसाइड किया गया कि जो बीपीएल परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए जो धनराशि दी जाएगी, वो टोटल जो धनराशि रिकमेंडेशन है वो है 100.73 करोड़ की। क्लियर है? यानी बीपीएल परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए बिहार सरकार ने जो बजट में धन आवंटित किया है वो है 100.73 करोड़ का। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में मलवरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहां पर खोली गई? तो याद रखिएगा, बिहार में जो मलवरी सिल्क की पहली कंपनी खोली गई वो कहां खोली गई? पूर्णिया में। कहां खोली गई? पूर्णिया में। तो याद रखेंगे, बिहार में मलवरी सिल्क की पहली जो कंपनी खोली गई वो कहां खोली गई? पूर्णिया में। और पूर्णिया के संदर्भ में अभी आपने एक फैक्ट पढ़ा है क्या, कि बिहार का दूसरा जो डॉपलर रडार है वो पूर्णिया में लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि मलवरी सिल्क की जो पहली कंपनी खोली जा रही है वो कहां पर? पूर्णिया में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर निर्माण किस जिले में हुआ है? तो याद रखिएगा, उस जिले का नाम है कटिहार। यानी बिहार के कटिहार जिले में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किया गया। किस योजना के तहत? तो अमृत सरोवर निर्माण योजना के तहत। तो याद रखेंगे, अमृत सरोवर निर्माण योजना के तहत बिहार के कटिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किया गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मई 2023 में बिहार में कहां पर पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा, नाम है जैतिया गांव में। और किस अंचल के तहत है? फतुआ अंचल। यानी जैतिया गांव जो कि फतुआ अंचल के अंतर्गत है, वहां पर मई 2023 में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण की घोषणा की गई। यानी जो बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा वो फतुआ अंचल के जैतिया गांव में होगा। कहां पर? फतुआ अंचल के जैतिया गांव में। स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैतिया गांव में, फतुआ अंचल के जैतिया गांव में बिहार में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण की घोषणा की गई। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां पर शुरू किया गया? तो उसका नाम है बरौनी। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बरौनी में शुरू किया गया। कहां पर? बरौनी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के किस धाम का विकास हरिद्वार के हरि की पौड़ी की तर्ज पर किया गया है? तो याद रखिएगा, बिहार के उस धाम का नाम है सिमरिया धाम। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे मूल बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सिमरिया धाम है ये कहां पर है? तो आपका जवाब होगा बेगूसराय, बिहार में। सिमरिया धाम कहां है? धाम कहां है? बेगूसराय, बिहार में। और बिहार की इसी बेगूसराय की सिमरिया धाम में हरिद्वार के हरि की पौड़ी के तहत इसे विकसित किया जाएगा। क्लियर? यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार के बेगूसराय की सिमरिया धाम को किसके तर्ज पर विकसित करने की योजना है? तब आपका जवाब हो जाएगा हरिद्वार की हरि की पौड़ी के तर्ज पर। क्लियर है? कैसे भी प्रश्न पूछे बीपीएससी, आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार के बजट 2023-24 में शिक्षा का बजट कितना आवंटित किया गया? अभी हम लोग बिहार के बजट को भी लास्ट में कवर करेंगे। तो बिहार की बजट 2023-24 में जो शिक्षा का बजट है वो है 40,950.91 करोड़ का। कितने का शिक्षा का बजट है? 40,950.91 करोड़ का। ये बिहार की बजट 2023-24 के अंतर्गत। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 में पटना के बाद सर्वाधिक शहरीकरण वाला कौन सा जिला घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, पटना के बाद जो बिहार का सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला है वो है मुंगेर। क्या नाम है? मुंगेर। तो याद रखिएगा, मुंगेर जो है ये पटना के बाद बिहार का सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला है। और ये कहां पर रिपोर्ट आई है? तो ये बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के दौरान बताया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण का लक्ष्य रखा गया? तो याद रखिएगा, बिहार सरकार ने यह टारगेट किया है कि वो जितनी भी विधानसभा है बिहार में उसमें प्रत्येक में 7 स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करेगी। कितने? 7। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2023 में बिहार औद्योगिक विकास समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो याद रखिएगा, 2023 में जो बिहार औद्योगिक विकास समीक्षा की रिपोर्ट आई उसमें जो शिवहर जिला है वो शीर्ष पर है। कौन सा जिला शीर्ष पर है? शिवहर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां खोला गया है? तो याद रखेंगे, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है ये भागलपुर में खोला गया। कहां पर? भागलपुर में। तो याद रखेंगे, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खोला गया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि देसी नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहां प्रस्तावित है? तो याद रखेंगे, ये भी पटना में। क्लियर है? तो याद रखेंगे, पटना में देसी नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए गोवंश विकास संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है। कहां पर? पटना में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में पहली बार कहां पर पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? अरवल जिले में। कहां पर? अरवल जिले में। तो याद रखेंगे, बिहार में पहली बार अरवल जिले में
पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया है। कहां पर? अरवल जिले में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्प योजना कब से कब तक लागू की जाएगी? तो याद रखिएगा 2022-23 से 2026-27 के बीच में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्प योजना लागू रहेगी। यानी मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्प योजना का जो टाइमलाइन है वो कब से कब तक का है? 2022-23 से 2026-27 तक का। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की जो गिरफ्तारी के लिए जिस ऑपरेशन को चलाया उसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। यानी ऑपरेशन प्रहार के तहत बिहार में शराबबंदी कानून का जो लोग उल्लंघन करेंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन प्रहार के तहत। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बन रहा है? तो याद रखिएगा बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद पटना दरभंगा तक बन रहा है। यानी औरंगाबाद पटना दरभंगा के बीच बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन कहां किया गया? इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा पटना में फरवरी 2023 में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया। कहां पर? पटना में। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि 7 फरवरी 2023 को नीतीश कुमार ने राज्य के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहां किया? तो आपका जवाब होगा मुंगेर में। कहां पर? मुंगेर में। तो याद रखिएगा 7 फरवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य का पहला यानी बिहार राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज का उद्घाटन किया। कहां पर? मुंगेर में। तो याद रखेंगे मुंगेर के संदर्भ में ये फैक्ट। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे बिहार में सामाजिक एवं साहित्यिक कार्यों के लिए कबीर कोहिनूर हीरा सम्मान दिया गया? तो उनका नाम है प्रोफेसर सुधा सिन्हा। तो याद रखेंगे बिहार में प्रोफेसर सुधा सिन्हा को सामाजिक एवं साहित्यिक कार्यों के लिए कबीर कोहिनूर सम्मान दिया गया। यानी कबीर कोहिनूर सम्मान किसको? प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। किस क्षेत्र के लिए? तो सामाजिक एवं साहित्यिक कार्यों के लिए। क्लियर? कबीर कोहिनूर सम्मान प्रोफेसर सुधा सिन्हा जी को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है प्रशांत कुमार शाही को। किसको? प्रशांत कुमार शाही को बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। किसको? प्रशांत कुमार शाही को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़कों के घनत्व में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा अगर हम सड़कों के घनत्व के बारे में अगर देखें तो बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। ये किस रिपोर्ट में है? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़कों के घनत्व के संदर्भ में बिहार तीसरे स्थान पर है भारत। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य के डाक विभाग ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है? तो आपका जवाब होगा बिहार राज्य के। तो याद रखेंगे बिहार राज्य के डाक विभाग ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर जिस योजना की शुरुआत की उसका नाम है डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की उद्यमी योजना जिसका नाम है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, इस योजना को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस योजना को लागू किया है। तो स्पष्ट रूप से एक लाइन में याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री की जो उद्यमी योजना है जिसका नाम है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, इसको इंप्लीमेंट करने वाला, इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा बिहार में। तो यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब प्रस्तावित है? तो आपका जवाब होगा 2024। तो याद रखेंगे 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन बिहार में प्रस्तावित है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि इसरो द्वारा जनवरी 2023 में जारी नाइट टाइम लाइट एटलस में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो आपका जवाब होगा बिहार। तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि जो जनवरी 2023 में नाइट टाइम लाइट एटलस जारी किया गया किसके द्वारा? तो आपका जवाब होगा इसरो के द्वारा। और दूसरी बात यह कि इसरो द्वारा जारी इस नाइट टाइम लाइट एटलस में पहले स्थान पर कौन है? तो आपका जवाब होगा बिहार। क्लियर है? अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में बिहार की किस महिला को मार्च 2023 में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया? क्लियर है? तो याद रखिएगा उनका नाम है बबीता गुप्ता। तो सबसे पहली बात तो यह याद रखिएगा कि बबीता गुप्ता जी का संबंध बिहार से है। दूसरी बात कि बिहार की रहने वाली बबीता गुप्ता को
मार्च 2023 में कौन सा सम्मान दिया गया? तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। और अगर ये पूछा जाए कि किस श्रेणी में मिला, तो याद रखिएगा बिहार की रहने वाली बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन श्रेणी में दिया गया। स्पष्ट है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में सबसे बड़ा इको पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा जमुई में बिहार राज्य का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जा रहा है। क्लियर है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य में जो सबसे बड़ा इको पार्क बन रहा है वो कहां पर? जमुई में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा आर्सेनिक प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा बैक्टीरिया विकसित किया गया? तो याद रखिएगा उस बैक्टीरिया का नाम है सबोरे बायो आर्सेनिक मिटिगेटर फर्स्ट। क्या नाम है? सबोरे बायो आर्सेनिक मिटिगेटर फर्स्ट। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। और क्या करेगा? ये बैक्टीरिया आर्सेनिक प्रदूषण को रोकने का काम करेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SBAM फर्स्ट। क्लियर है? तो दोनों बात याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखेंगे, फुल भी। SBAM फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? सबोरे बायो आर्सेनिक मिटिगेटर फर्स्ट। ये एक बैक्टीरिया है और ये आर्सेनिक प्रदूषण रोकने का काम करेगा। और इस बैक्टीरिया को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, SBAM फर्स्ट। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने किशोरियों के विकास के लिए उड़ान अभियान कितने जिलों में शुरू किया है? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो उड़ान अभियान किससे संबंधित है? किशोरियों के विकास से संबंधित। और बिहार के कितने जिलों में शुरू किया गया? तो आपका जवाब होगा 22। तो याद रखेंगे बिहार सरकार के द्वारा 22 जिलों में किशोरियों के विकास के लिए उड़ान अभियान की शुरुआत की गई। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि राज्य में पहला तितली केंद्र कहां बनाया गया? तो याद रखिएगा बिहार राज्य में पहला तितली केंद्र पटना में बनाया गया। कहां पर? पटना में, बिहार का पहला तितली केंद्र। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा ये पुस्तक है बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। किसकी? बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। तो याद रखेंगे उस पुस्तक का नाम क्या है? द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। क्लियर है? इन जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जानते हैं, यानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी पर एक पुस्तक है जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। और किसकी पुस्तक है? इसके लेखक कौन है? बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने जुलाई 2023 में पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है? तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है? शैलेश कुमार। ये कहां के हैं? जमुई के। कहां के हैं? जमुई के। तो याद रखिएगा यहां पर कई तथ्य आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या ध्यान रखना है कि जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ कहां पर? तो आपका जवाब होगा पेरिस में। तो याद रखेंगे पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ। और दूसरी बात यह है कि इस पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में शैलेश कुमार ने कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल। या पूछ लेता है हाई जंप में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो शैलेश कुमार ने। और यह भी पूछ सकता है कि पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले शैलेश कुमार का संबंध किस जगह से है? तब आपका जवाब हो जाएगा जमुई से। क्लियर हो गया? और जमुई के संदर्भ में एक फैक्ट अभी आपने तुरंत पढ़ा है। क्या पढ़ा है? तो उसमें पूछा गया था कि बिहार राज्य में सबसे बड़ा इको पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो याद रखेंगे जमुई में। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि समाज सेवा में योगदान के लिए बिहार के किस व्यक्ति को 17 मई 2023 को रेड क्रॉस का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा उनका नाम है अनिल चमरिया कटिहरा। क्या नाम है? अनिल चमरिया कटिहरा। और इन अनिल चमरिया कटिहरा को किस में योगदान के लिए? समाज सेवा में योगदान के लिए रेड क्रॉस का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। क्लियर? क्या नाम है? अनिल चमरिया कटिहरा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने का टारगेट रखा है? तो याद रखिएगा बिहार सरकार ने यह डिसाइड किया है कि वो 2040 तक बिहार को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बना देगी। कब तक? 2040 तक। और ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या टारगेट है? तो ये राष्ट्रीय स्तर पर 2070 तक का टारगेट, यानी पूरे देश को, भारत को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाने का टारगेट है 2070 तक। और बिहार स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो 2040 तक बिहार को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाएगी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखेंगे पूर्णिया के परोरा में। कहां पर? पूर्णिया के परोरा में देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो याद रखेंगे देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन पूर्णिया के परोरा में किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में बिहार देश का पहला राज्य बन गया
जिसने अपने 2 शहरों को ऊर्जा हरित कुशल शहर बनाया। तो ये 2 शहर कौन है बिहार के? एक है राजगीर और दूसरा है बोधगया। क्लियर है? तो यहां पर याद रखेंगे कि बिहार देश का वो पहला राज्य बन गया जिसने अपने 2 शहरों राजगीर और बोधगया को ऊर्जा हरित कुशल शहर बनाया। क्लियर है? तो कौन कौन शहर के नाम है? राजगीर और बोधगया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना किस राज्य की है? तो याद रखेंगे बिहार की। क्लियर? यानी बिहार की योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, और किससे संबंधित है? तो विधवा महिला की आर्थिक सहायता के, यानी विधवा महिला की आर्थिक सहायता के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई गई। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार की किस छात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता में केंद्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो उनका नाम है अमीषा कुमारी। यानी याद रखिएगा, अमीषा कुमारी एक बिहार की छात्रा है जिनको राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता में केंद्रीय पुरस्कार मिला है। क्या नाम है? अमीषा कुमारी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की गई? तो याद रखेंगे, बिहार में 17 जिलों में, कितने में? 17 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई है। कितने जिलों में? 17 जिलों में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के कितने जिलों में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे? तो याद रखिएगा, बिहार के 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे। कितने जिलों में? 5 जिलों में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मैथिली भाषा में विमान की जानकारी देने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो याद रखिएगा, उस एयरपोर्ट का नाम है दरभंगा एयरपोर्ट। तो याद रखेंगे, दरभंगा एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि मैथिली भाषा में विमान की जानकारी देगा। क्लियर है? किस भाषा में? मैथिली में। और कौन सा एयरपोर्ट है? दरभंगा एयरपोर्ट। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहां स्थापित होगा? तो याद रखिएगा, कैथवलिया बिहार में। याद रखेंगे, बिहार के कैथवलिया में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होगा। कहां पर? बिहार के कैथवलिया में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार को किस प्रसिद्ध लोक गायिका को, यानी बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दिया गया। किसको? मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा का प्रारंभ किस जिले से किया था? तो याद रखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो समाधान यात्रा का प्रारंभ किया था वो पश्चिमी चंपारण से किया था। कहां से? पश्चिमी चंपारण से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया है? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने बिहार के 10 जिलों का चयन किया है जलवायु अनुकूल खेती के लिए। तो याद रखेंगे, केंद्र सरकार ने बिहार के 10 जिलों का चयन किया है जलवायु अनुकूल खेती के लिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में आप कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, यूएनडीपी के सलाहकार समूह का जो सह अध्यक्ष बनाया गया है उनका नाम है डॉक्टर संजय जायसवाल। और ये डॉक्टर संजय जायसवाल कहां संबंधित है? बिहार से। तो याद रखिएगा, बिहार के डॉक्टर संजय जायसवाल जी को यूएनडीपी का सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार में कहां पर रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो याद रखिएगा, बिहार में मोकामा में। कहां पर? मोकामा में। तो याद रखेंगे, बिहार के मोकामा में रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना की जाएगी। कहां पर? मोकामा में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले ने अपना लोगो जारी किया? तो याद रखिएगा, उस बिहार के जिले का नाम है मधुबनी। यानी बिहार के मधुबनी जिले ने अपना लोगो जारी किया। किसने? मधुबनी ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीएम गतिशक्ति योजना के तहत बिहार के कितने शहरों का विकास होगा? तो याद रखिएगा, पीएम गतिशक्ति योजना के तहत बिहार के 5 शहरों का विकास होगा। कितने? 5 शहरों का विकास होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अजीत आजाद को मैथिली भाषा में उनके किस कविता संग्रह के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा, उस कविता संग्रह का नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी। तो यहां पर 2-3 बातें याद रखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो अजीत आजाद को मैथिली भाषा की उनकी कविता संग्रह के लिए। और दूसरी बात कि अजीत आजाद की मैथिली भाषा में लिखी उस कविता संग्रह का नाम क्या है जिसके लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो सीधी बात बताएंगे, पेन ड्राइव में पृथ्वी। क्लियर है? अगला देखिए, ये अजीत आजाद साहब का नाम याद रखेंगे, पेन ड्राइव में पृथ्वी के संदर्भ में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में बिहार सरकार द्वारा जारी पहली औद्योगिक विकास रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा, दिसंबर 2022 में जो बिहार सरकार के द्वारा पहली औद्योगिक विकास रैंकिंग आई थी
उस पहली औद्योगिक विकास रैंकिंग में पहला जिला था सिवान। क्या नाम था जिले का? सिवान। और उसको कौन सा अंक मिला था? 73.5। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार में एयर क्वालिटी नापने के लिए कितने जिलों में ग्रेनेड एक्शन प्लान लागू किया गया? तो याद रखिएगा, बिहार में 25 जिलों में ग्रेनेड एक्शन प्लान लागू किया गया है। और ये जो 25 जिलों में ग्रेनेड एक्शन प्लान लागू किया गया है, उद्देश्य क्या है? तो बिहार में एयर क्वालिटी के मापन के लिए। क्लियर है? तो याद रखेंगे, बिहार में एयर क्वालिटी को मापने के लिए 25 जिलों में ग्रेनेड एक्शन प्लान को लागू किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वरैला झील के लिए बिहार सरकार द्वारा संरक्षण हेतु किस मित्र समूह का गठन किया गया? तो याद रखिएगा, बिहार सरकार ने वरैला झील के संरक्षण के लिए वेट घोगा झील लैंड का गठन किया है। तो याद रखेंगे, वेट घोगा झील लैंड एक मित्र समूह है जो कि वरैला झील के लिए संरक्षण हेतु यह गठित मित्र समूह गठन है। क्या नाम है? वेट घोगा झील लैंड। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार का मोहन राकेश पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिएगा कि ये जो मोहन राकेश पुरस्कार है, ये किस राज्य का है? बिहार का। मोहन राकेश पुरस्कार बिहार का। और किसको दिया गया? राजेश कुमार को। किसको दिया गया? राजेश कुमार को। याद रखेंगे, मोहन राकेश पुरस्कार राजेश कुमार को दिया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार, ये जो पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया? तो याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार का विमोचन जो है वो गोविंद मोहन जी ने किया। किसने? गोविंद मोहन जी ने। तो याद रखेंगे, गोविंद मोहन जी ने आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार का विमोचन किया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार की बहुचर्चित वरनार जलाशय परियोजना किस जिले में है? तो याद रखेंगे, जमुई में। यानी बिहार की जो वरनार जलाशय परियोजना है, कहां की है? जमुई की। तो जमुई के संदर्भ में भी बहुत फैक्ट आपने देख लिए। एक तो वरनार जलाशय परियोजना जमुई के संबंध में अभी आपने देखा था कि जमुई के शैलेश कुमार को पेरिस में जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें हाई जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। जमुई के ही रहने वाले थे शैलेश कुमार जी। क्लियर है? तो ये भी फैक्ट आप जमुई के संदर्भ में याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में ग्रेफाइट से ग्रेफीन की नई तकनीकी बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? तो याद रखिएगा, बिहार में जो ग्रेफाइट से ग्रेफीन की नई तकनीक विकसित की गई वो आईआईटी पटना के द्वारा की गई। तो याद रखेंगे, आईआईटी पटना ने ग्रेफाइट से ग्रेफीन की नई तकनीक को विकसित किया है। क्लियर? आईआईटी पटना ने। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, उनका नाम है अशोक तिवारी। यानी अशोक तिवारी साहब बिहार से संबंधित हैं और इनको प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या नाम है? अशोक तिवारी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कहां पर स्थित वणावर पहाड़, जिसको मगध का हिमालय भी कहते हैं, इस पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये कहां पर है? जहानाबाद में। तो याद रखिए, सबसे पहली बात, जहानाबाद में ये वणावर पहाड़ है और जहानाबाद के इस वणावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। और याद रखिएगा, जहानाबाद के इस वणावर पहाड़ को मगध का हिमालय भी कहा जाता है। वणावर पहाड़ को मगध का हिमालय भी कहा जाता है। और ये कहां पर है वणावर पहाड़? जहानाबाद में। और यहां पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस विद्युत संयंत्र को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, बिहार के उस विद्युत संयंत्र का नाम है कहलगांव विद्युत संयंत्र। तो याद रखेंगे, बिहार के कहलगांव विद्युत संयंत्र को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार दिया गया। किसको? कहलगांव विद्युत संयंत्र को। और ये जो कहलगांव विद्युत संयंत्र कहां का है? बिहार का। और कौन सा पुरस्कार मिला? स्वर्ण शक्ति पुरस्कार। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में राम वृक्ष बेनीपुरी स्मारक बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में। पूर्व में आपने मुजफ्फरपुर के संदर्भ में भी कई बातें देखी। तो याद रखिएगा, बिहार के मुजफ्फरपुर में राम वृक्ष बेनीपुरी स्मारक बनाया जाए। कहां पर? मुजफ्फरपुर में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक जिले के हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिएगा, बिहार सरकार ने कहा कि वो 2025 तक जिले के हर खेत तक पानी पहुंचा देगी। कब तक? 2025 तक। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा गरीब व्यक्ति के निःशुल्क इलाज के लिए जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कितने रुपए का खर्च किया जाएगा? तो याद रखिएगा, 5 लाख रुपए तक। यानी बिहार सरकार ने गरीब व्यक्ति को निःशुल्क इलाज के लिए एक योजना चलाई जिसका नाम है जन आरोग्य योजना। और इसके तहत गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक के खर्च पर उनको दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक अगर खर्च होगा तो जन आरोग्य योजना के तहत बिहार के गरीब व्यक्ति को निःशुल्क इलाज किया जाएगा। ये केंद्र के आयुष्मान भारत योजना जैसी योजना है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अमृत 2.0 से बिहार के कितने शहर जोड़े गए? तो याद रखिएगा, अमृत 2.0 से बिहार के 22 शहर जोड़े गए। कितने? 22। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वर्ष तक बिहार के सभी शहरों को टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य है? तो याद रखिएगा, बिहार के सभी शहरों को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। कब तक का लक्ष्य है? 2025 तक का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस नदी पर वराज का कार्य पूर्ण किया गया है?
तो याद रखिएगा नदी जोड़ो परियोजना के तहत चिरैया नदी पर बराज का कार्य पूर्ण कर लिया गया। किस नदी पर? चिरैया नदी पर। अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना संबंधित है। तो याद रखिएगा बिहार की जो 7 निश्चय योजना है वो संबंधित है फलदार पौधों के लिए। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना को पहले चरण में कितने शहरों में शुरू करेगी? तो याद रखिएगा 10 शहरों में। तो याद रखेंगे केंद्र सरकार बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना को पहले चरण में 10 शहरों में शुरू करेगी। कितने शहरों में? 10 शहरों में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीएम आवास योजना में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो याद रखिएगा पीएम आवास योजना के तहत बिहार के किशनगंज जिले को प्रथम स्थान मिला है। किस जिले को? किशनगंज को। किस योजना के तहत? पीएम आवास योजना के तहत। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में बिहार की किस महिला को कंबोडिया में तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग्स में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो उनका नाम है शालिनी कुमार। यह प्रश्न हो चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। तो याद रखेंगे शालिनी कुमार को मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग्स में प्रथम पुरस्कार मिला है। क्लियर? अगला, और ये कहां पर आयोजित हुई थी? कंबोडिया में। और ये शालिनी कुमारी कहां की है? बिहार की। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था उसमें बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? तो याद रखेंगे रजत पदक मिला है। और दूसरी बात, ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है ये किस क्रम का? 41वां। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार खरीफ अभियान 2022 के तहत किसानों को कितने प्रतिशत सहायता अनुदान देगी? तो आपका जवाब होगा 90%। तो याद रखेंगे बिहार सरकार खरीफ अभियान 2022 के तहत 90% किसानों को 90% सहायता अनुदान देगी। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र कहां बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा बिहार में गया में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा। कहां पर? गया में। तो याद रखेंगे गया में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र बनाया जाए। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का बिहार में कहां पर उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा पूर्वी चंपारण में, यानी बिहार के पूर्वी चंपारण में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। कहां पर? पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में वोटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण कहां किया जाएगा? तो याद रखिएगा बिहार में जो वोटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण होगा वो कैमूर में। कहां पर? कैमूर में। तो याद रखेंगे बिहार के कैमूर में वोटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाए। कहां पर? कैमूर में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा उनका नाम है सानवी चौहान। तो यहां पर आपको प्रमुख रूप से 3 बातें याद रखनी है कि जो नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप है ये कौन सा संस्करण है? 60वां। दूसरी बात कि जो खिलाड़ी हैं बिहार की सानवी चौहान, इन्होंने 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपका जवाब होगा स्वर्ण पदक। क्लियर है? और ये सानवी चौहान कहां की है? बिहार की। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट का प्रारंभ बिहार के किस जिले से किया गया? तो याद रखिएगा बिहार के भोजपुर जिले से डॉक्टर आपके द्वार इस प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया। डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट का प्रारंभ बिहार के भोजपुर जिले से किया गया। कहां से? भोजपुर से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में किस स्थान पर जनवरी 2023 में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की गई? तो आपका जवाब होगा 2023 में जो 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप खोजे गए ये कहां से? नालंदा से। कहां से? नालंदा से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सीतामढ़ी बिहार में 257 फीट ऊंची किस देवी की प्रतिमा लगाने का निर्णय किया गया है? तो आपका जवाब होगा सीता माता। तो यहां पर भी आपको 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो यह पूछा जा सकता है कि बिहार में 257 फीट ऊंची सीता माता की प्रतिमा कहां पर लगेगी? तो आपका जवाब क्या होगा? सीतामढ़ी में। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार के सीतामढ़ी में कितने फीट ऊंची माता सीता की प्रतिमा लगेगी? तब आपका जवाब होगा 257 फीट ऊंची। और प्रश्न अगर यह पूछ ले कि सीतामढ़ी बिहार में 257 फीट ऊंची किस देवी की प्रतिमा लगेगी? तो आपका जवाब होगा सीता माता। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है हाल ही में बिहार सरकार ने किस नए क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो याद रखिएगा ये जो फिल्म निर्माण उद्योग है इसको अब बिहार सरकार ने उद्योग का दर्जा दिया। यानी जो फिल्म इंडस्ट्रीज का जो एक पूरा उद्योग है इसको अब बिहार में उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार की किस कवित्री को दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया?
तो याद रखिएगा बिहार की उस कवित्री का नाम है प्रोफेसर सुधा सिन्हा। तो याद रखिएगा प्रोफेसर सुधा सिन्हा को दीनानाथ शरण सम्मान 2022 दिया गया। किसको? प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया गया। कहने का मतलब यह कि बिहार राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहां पर? तो यह अभी आप पढ़ चुके हैं, गोपालगंज में। कहां पर? गोपालगंज में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिएगा कि ये जो बिहारी पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका जवाब होगा बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि 31वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया, तो याद रखिएगा 31वां बिहारी पुरस्कार कांकरिया को दिया गया। किसको? मधु कांकरिया को। तो याद रखेंगे 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया। किस उपन्यास के लिए? तो उनके उपन्यास का नाम है हम यहां थे। तो याद रखेंगे उपन्यास हम यहां थे के लिए मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। और अगर हम बात करें 32वें बिहारी पुरस्कार की, तो याद रखिएगा जो 32वां बिहारी पुरस्कार है ये माधव हाड़ा को दिया गया। किसको? माधव हाड़ा को, उनकी पुस्तक पचरंग चोला पहर रे सखी को, यानी पुस्तक का नाम है पचरंग चोला पहर सखी रे, इसके लिए 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के जल जीवन हरियाली योजना के लिए नाबार्ड द्वारा कितनी धनराशि की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा 8.70 करोड़ रुपए की धनराशि नाबार्ड द्वारा सैंक्शन की गई। किसके लिए? तो बिहार के जल जीवन हरियाली योजना के लिए। क्लियर है? तो याद रखेंगे अगर आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जाए कि बिहार के जल जीवन हरियाली योजना के लिए किसने अभी धनराशि की घोषणा की है, तो आपका जवाब होगा नाबार्ड ने। कितनी धनराशि? तो 8.70 करोड़ की। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीवन को हां कहें और नशे को ना कहें, यह नारा बिहार सरकार ने किसके लिए दिया है? तो ये स्कूली बच्चों को, यानी स्कूली बच्चों को एक नारा बुलवाया गया। वो क्या था? जीवन को हां कहें, नशे को ना कहें। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार की वर्तमान प्रजनन दर कितनी है? तो याद रखिएगा बिहार की जो वर्तमान प्रजनन दर है वो है 2.98। कितनी है? 2.98। ये बिहार की वर्तमान प्रजनन दर है और देश की -2.17। क्लियर है? तो याद रखेंगे बिहार की वर्तमान में प्रजनन दर क्या है? 2.98। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला रिवर एवं जंगल सफारी कहां शुरू किया जाएगा? तो याद रखिएगा बिहार का पहला रिवर एवं जंगल सफारी दुर्गावती जलाशय परियोजना पर शुरू किया जाएगा। तो याद रखेंगे दुर्गावती जलाशय परियोजना पर बिहार का पहला रिवर एवं जंगल सफारी शुरू किया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वेधशालाओं में बिहार की किस वेधशाला को शामिल किया गया? तो याद रखिएगा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वेधशालाओं में बिहार की मुजफ्फरपुर की 106 वर्ष पुरानी लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को शामिल किया गया। तो याद रखेंगे कहां की वेधशाला है? मुजफ्फरपुर की। ये 106 वर्ष पुरानी है। क्या नाम है? लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने कब तक राज्य को एड्स मुक्त बनाने का टारगेट रखा है? तो याद रखिएगा बिहार सरकार ने एड्स मुक्त बनाने का टारगेट 2030 तक का रखा है। कब तक का है? 2030 तक का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ई निश्चय पोर्टल किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो ई निश्चय पोर्टल है ये पंचायती राज विभाग द्वारा हर घर नल एवं गली को पक्का करने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नाम है ई निश्चय। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए कि ई निश्चय पोर्टल किससे संबंधित है तो आपका जवाब होगा पंचायती राज विभाग से। किस लिए? तो हर घर नल और नाली को और गली को पक्का करने के लिए, हर घर नल और गली को पक्का करने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ई निश्चय पोर्टल को लॉन्च किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अब यहां पर एक चार्ट के माध्यम से बिहार में जो महत्वपूर्ण ऐप हैं और जिस विभाग से संबंधित है उसकी एक लिस्ट है। यहां पर अभी आपने देख लिया ई निश्चय ऐप के बारे में और आपने ये देख लिया कि ये जो ई निश्चय पोर्टल है ये किससे संबंधित है? पंचायती राज विभाग से। ठीक इसी तरह से सुविधा ऐप ये किससे संबंधित है? ऊर्जा विभाग से। तो याद रखेंगे बिहार में जो सुविधा ऐप है ये ऊर्जा विभाग से संबंधित है। वहीं अगर पूछा जाए कि बिहार कोरियर ऐप, तो याद रखिएगा बिहार कोरियर ऐप ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। बिहार कोरियर ऐप शिक्षा विभाग से। अगला दिया है दृष्टि ऐप। तो याद रखिएगा ये जो दृष्टि ऐप है ये जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए, यानी दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए। अगला है इंद्र वज्र ऐप। तो याद रखिएगा आपदा प्रबंधन के लिए इंद्र वज्र ऐप ये बिहार से संबंधित है। अगला है परिमार्जन पोर्टल। तो याद रखिएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ये परिमार्जन पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला है अनमोल ऐप। याद रखिएगा ये जो अनमोल ऐप है ये गर्भवती महिलाओं के लिए। अनमोल ऐप किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए। और वहीं गृह दर्शन ऐप जो है ये कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गृह दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया। क्लियर है? अगला देखिए,
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन में बिहार राज्य का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? यानी मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना है उसके इंप्लीमेंटेशन में बिहार का कौन सा जिला पहले पर है? तो सीधी बात है सुपौल। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बिहार की जीडीपी गत वर्ष की तुलना में 10.98% की वृद्धि हुई है। यह राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.68 से कितना अधिक है? तो यहां पर आपको तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बिहार की जीडीपी गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि दिखाई गई है? तो आपका जवाब होगा 10.98%। क्लियर? यानी बिहार की जीडीपी गत वर्ष की तुलना में इसमें 10.98% की वृद्धि दिखाई गई है। दूसरी बात कि राष्ट्रीय वृद्धि दर कितनी है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.68 की, और उससे कितना अधिक है ये? तो उससे 2.3% अधिक है। कितना? 2.3%। अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि राज्य आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो सबसे पहली बात तो यह याद रखिएगा कि जो आंकड़ा कोट किया जा रहा है ये राज्य के आर्थिक समीक्षा 2022-23 में उल्लेखित है, और बिहार सरकार ने जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 प्रस्तुत की उसमें बताया कि बिहार का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो पटना है, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो है शिवहर। कौन सा है? शिवहर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार में 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? तो याद रखिएगा 2020-21 में बिहार में जो खाद्यान्न उत्पादन रहा वो 184.9 लाख टन रहा। कितना रहा? 184.9 लाख टन। ये बिहार में 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन रहा 184.9 लाख टन। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बिहार में 2020-21 में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा 2020-21 में चावल उत्पादन में रोहतास प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा ये जो रोहतास है ये चावल और गेहूं दोनों उत्पादन में पहले स्थान पर है बिहार में 2020-21 में। क्लियर है? अगला देखिए, यहां देखिए ये आंकड़ा दिया भी है कि बिहार में 2020-21 में गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर रोहतास है। क्लियर है? तो याद रखेंगे बिहार में 2020-21 में गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर रोहतास, और 2020-21 में चावल उत्पादन में पहले स्थान पर रोहतास। क्लियर? और 2020-21 में खाद्यान्न का कितना उत्पादन रहा बिहार में? 184.9 लाख टन। क्लियर? अगला पूछा जा रहा है कि बिहार में 2020-21 में मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर, तो याद रखेंगे मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर कटिहार है। कौन है? कटिहार। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार में वर्ष 2020-21 में दलहन उत्पादन में पहले स्थान पर, तो याद रखेंगे दलहन उत्पादन में पहले स्थान पर पटना है। कौन है? पटना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में 2020-21 में गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर, तो याद रखिएगा गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर चंपारण है। कौन है? चंपारण। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में बिहार की कीर्ति राज सिंह ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आपका जवाब होगा 6 स्वर्ण पदक। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात यह याद रखनी है कि सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग ये कहां पर हुई? तो न्यूजीलैंड में। दूसरी बात, न्यूजीलैंड में संपन्न ये जो सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग है इसमें स्वर्ण पदक जीतने 6 स्वर्ण पदक किसने जीता? तो बिहार की कीर्तिराज सिंह ने। कितने स्वर्ण पदक? 6। किसने जीता? कीर्तिराज सिंह ने। और कीर्तिराज सिंह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 10 दिसंबर 2022 को बिहार के किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो याद रखिएगा उन खिलाड़ी का नाम है ईशान किशन। ये जो ईशान किशन है ये बिहार के रहने वाले हैं, और इन्होंने 10 दिसंबर 2022 को एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया। एक विश्व रिकॉर्ड बन गया सबसे तेज दोहरे शतक का। किसके द्वारा? ईशान किशन के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार की वह कलाकार जिन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उन कलाकार का नाम है रंजना कुमारी झा। क्या नाम है? रंजना कुमारी झा। तो दो बातें आपको ध्यान रखना है कि जो रंजना कुमारी झा किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार की। और रंजना कुमारी झा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो लोक संगीत में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला रंजना कुमारी झा को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो याद रखिएगा बिहार का जो जहानाबाद जिला है ये 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला है। यानी बिहार का जहानाबाद जिला बिहार का पहला जिला है जो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जहानाबाद। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि देश का कौन सा राज्य मार्च 2023 तक सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा उसका नाम है बिहार। यानी बिहार देश का सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। कब? मार्च 2023 तक का ये आंकड़ा है। क्लियर है? अगला देखिए,
पूछा जा रहा है कि बिहार में कहां पर 18 जुलाई 2023 को मलमास यानी पूर्वोत्तम मास मेला 2023 का आयोजन किया गया? तो आपका जवाब होगा राजगीर में। तो याद रखेंगे बिहार के राजगीर में 18 जुलाई 2023 को मलमास मेला 2023 या पूर्वोत्तम मास मेला 2023 कहां पर? बिहार के राजगीर में। क्लियर? स्पष्ट याद रखेंगे। अगला देखिए, आगे यहां पे बताया जा रहा है कि बिहार जो है ये तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया। अभी जो आपने देखा था जिसमें पूछा गया था कि मार्च 2023 तक सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य, तो आपने कहा बिहार। तो किसको छोड़कर बना? तमिलनाडु को। क्लियर? ये भी बात याद रखिएगा कि बिहार ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का वो सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। यहां पर कुछ और डिटेल है। बताया जा रहा है कि क्रेडिट सूचना कंपनी एक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्रिफ हाई मार्क। यानी क्रिफ हाई मार्क एक क्रेडिट सूचना कंपनी है जिसके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई। किसके द्वारा? किस कंपनी की रिपोर्ट है ये? क्रिफ हाई मार्क। और इसमें बताया गया कि मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार यानी माइक्रो लेंडिंग वाला राज्य बन गया है। किसको पीछे छोड़कर? तमिलनाडु को। और बिहार राज्य ने पिछली तिमाही की तुलना में मार्च तिमाही के दौरान सकल ऋण पोर्टफोलियो में 13.5% की वृद्धि के साथ यह प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की गई। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई इसमें? सकल ऋण पोर्टफोलियो में 13.5% की वृद्धि हुई। क्लियर? ये भी याद रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर एक बात और बताई जा रही है कि मार्च 2023 तक बिहार की जो माइक्रो फाइनेंस उधारी थी वो कितनी थी? 48,900 करोड़ रुपए। यानी मार्च 2023 तक बिहार की माइक्रो फाइनेंस उधारी कितनी थी? 48,900 करोड़ रुपए। और इसी बीच तमिलनाडु की एमएफआई उधारी 46,300 करोड़ रुपए की रही। यानी तमिलनाडु की जो माइक्रो फाइनेंस उधारी रही मार्च 2023 तक वो कितनी रही? 46,300 करोड़ रुपए, जो कि कुल बकाया का 13.7% है। कुल बकाया का कितना है? 13.7%। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को। आगे देखिए, यहां पर देखिए योजना के संदर्भ में कुछ बातों को स्पष्ट करने के लिए यहां पर एक अलग से एक चार्ट मैंने यहां पर लगाया है जिसमें यह बताया गया कि किस योजना में कितनी धनराशि दी गई है। ये 2023-24 में योजनाओं को दी गई धनराशि के संदर्भ में है। इसमें जो सबसे पहली योजना है और ये बिहार सरकार द्वारा बजट में दी गई योजना है। यानी बिहार सरकार ने जो बजट 2023-24 दिया उसमें किस अभियान के लिए कितनी धनराशि दी वो दी गई। तो यहां पर अगर हम बात करें समग्र शिक्षा यानी सर्व शिक्षा अभियान के लिए, तो इसमें सर्व शिक्षा अभियान के लिए 16,131 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने? 16,131। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जो बजट में एलोकेशन हुआ है वो कितना है? 6,789.14 करोड़ का। कितना? 6,789.14 करोड़ रुपए। किसके लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 4,460.23 करोड़ रुपए दिए गए। किसके लिए? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 4,460.29 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें मनरेगा की यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की, तो इसके लिए मनरेगा के लिए 3,852 करोड़ रुपए दिए। मनरेगा के लिए कितने? 3,852 करोड़ रुपए। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए यानी जो मध्याह्न भोजन था अब उसको नाम क्या दिया गया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति। तो ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए बिहार सरकार ने बजट में 3,654 करोड़ रुपए दिए। कितने? 3,654 करोड़ रुपए। अगली जो योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। याद रखिएगा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए बिहार सरकार ने बजट में 2,374.98 करोड़ रुपए दिए। कितने? 2,374.98 करोड़ रुपए। किस योजना के लिए? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए। अगला है स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं ग्रामीण के लिए। तो याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं ग्रामीण के लिए जो धनराशि का आवंटन है वो है 2,333.98। कितना है? 2,333.98। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NRLM, इसके लिए कितनी धनराशि है? तो 21,000 करोड़ रुपए, 2,100 करोड़ रुपए। कितनी है? 2,100 करोड़ रुपए। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 2,100 करोड़ रुपए की धनराशि सैंक्शन की गई है बजट में। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1,410 करोड़ रुपए आवंटित है। कितने? 1,410 करोड़ रुपए। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन योजना के लिए। तो याद रखिएगा स्मार्ट सिटी मिशन योजना के लिए 1,120 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 1,029.57 करोड़ रुपए। और अभी हमने स्मार्ट सिटी मिशन योजना के लिए कितना बताया? 1,120 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 1,029.57 करोड़ रुपए।
मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के लिए 912.67 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के लिए 912.67 करोड़ रुपए। वहीं अमृत योजना के लिए, अमृत योजना का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत योजना का फुल फॉर्म है, ये पूछा भी जाता है। तो अमृत योजना के लिए जो बिहार सरकार का बजट एलोकेशन है वो है 604 करोड़ रुपए का। वहीं जल जीवन मिशन के लिए, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण जल पेयजल कार्यक्रम के तहत जो जल जीवन मिशन चल रहा है उसके लिए तो 533.33 करोड़ रुपए, 533.33 करोड़ रुपए। अगला देखिए, अब हम लोग पहले पेज पर चलेंगे जहां पर बजट के बारे में दिया गया है और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसको लास्ट में कवर किया जाएगा बजट वाले पार्ट को, वो पहले पेज पर मेंशन है बजट वाला पार्ट। अब हम लोग बजट वाले पार्ट पे चल रहे हैं। ये देखिए यहां पर मेंशन है बजट का पार्ट, ये बिहार बजट 2023-24 है। अब देखिए बिहार बजट 2023-24 में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर आपको फैक्ट के माध्यम से दिया गया है, यहां पर प्रश्न नहीं दिया गया है। अब देखिए इसमें आपको कौन कौन सी बातें कवर करनी है। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि 2023-24 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर कितने रहने का अनुमान लगाया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? 8.59 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 8.59 लाख करोड़ रुपए। किस चीज की बात हो रही है? तो ये बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात हो रही है, यानी जीएसडीपी की, यानी मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी कितना रहने का अनुमान है बजट 2023-24 में। तो याद रखेंगे 8.59 लाख करोड़ रुपए। क्लियर है? अगर हम ये बात कर लें कि 2022-23 में कितनी थी, तो याद रखिएगा 2022-23 में ये 7.89 लाख करोड़ रुपए था। अगर हम कंपेयर करें 2022-23 और 2023-24 को, तो याद रखिएगा 2022-23 की तुलना में इसमें 2023-24 में 8.9% की वृद्धि दर्ज की गई। क्लियर? स्पष्ट हो गया? यानी 2023-24 के बजट में जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 8.59 लाख रुपए, यही 2022-23 में 7.89 लाख करोड़ रुपए थी, जिसमें कितने की वृद्धि हुई? 8.9%। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो तथ्य दिया गया है कि 2023-24 में व्यय के संदर्भ में अगर हम बात करें और इस व्यय में हम ऋण चुकौती को छोड़ दें, यानी जो ऋण चुकाना है उसको छोड़ दें, उस व्यय को छोड़ दें, तो हमारा व्यय कितना रहने का अनुमान है। तो याद रखिएगा 2023-24 के बजट में कहा गया कि जो हमारा व्यय है बिहार राज्य का, अगर हम ऋण चुकौती को छोड़कर देखें तो ये 2,38,327 करोड़ रहने का अनुमान है। कितना? 2,38,327 करोड़ रुपए। क्लियर? और अगर हम 2022-23 के संशोधित अनुमान से अगर इसको कंपेयर करें तो उस अनुमान से 12% कम है। क्लियर है? तो याद रखेंगे 2023-24 में बिहार का जो व्यय है, अगर हम ऋण चुकौती को छोड़ दें तो वो 2,38,327 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, और 2022-23 के कंपेयर में जो 2022-23 का संशोधित अनुमान है, अगर हम उससे कंपेयर करें तो ये 12% कम है। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि बिहार राज्य को इसके अलावा कितने करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। तो याद रखिएगा 23,559 करोड़ रुपए का इसके अतिरिक्त बिहार सरकार को कर्ज चुकाना है। क्लियर है? अगर हम बात करें 2022-23 में व्यय की, यानी ऋण भुगतान को छोड़कर, तो 2022-23 में व्यय अगर हम ऋण भुगतान को छोड़कर देखें तो ये बजट अनुमान का 21% अधिक होने का अनुमान है। क्लियर है? यानी जब 2022-23 का बजट आया था उस समय जो 2022-23 के लिए व्यय का अनुमान था, उससे अब जो संशोधित अनुमान है 2022-23 का, उसमें जो व्यय बताया गया वो 21% अधिक रहने का अनुमान है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 2023-24 में अगर हम प्राप्तियों की बात करें तो 2023-24 में जो प्राप्तियां होंगी, अगर इसमें हम उधार को छोड़ दें तो कितना प्राप्तियां होने का अनुमान है? 2,12,759 करोड़ रुपए। क्लियर है? तो आपने देखा कि 2023-24 में जो व्यय आपने देखा था ऋण चुकौतियों को छोड़कर, वो था 2,38,327 करोड़ रुपए, और यहां पर 2023-24 में जो प्राप्तियां हैं उधार को छोड़ दिया जाए तो यह है 2,12,759 करोड़ रुपए। क्लियर है? अगला देखिए, अगर हम यहां पर जो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि 2023-24 में प्राप्तियों को जो आपने देखा उधार को छोड़कर, वो कितना था? 2,12,759 करोड़ रुपए। यदि हम इसको 2022-23 के संशोधित अनुमान से कंपेयर करते हैं तो ये 6% अधिक आता है। क्लियर है? यानी 2023-24 में जो प्राप्तियां होंगी उधार को छोड़कर, वो 2022-23 के संशोधित अनुमान से कंपेयर करने पर 6% अधिक प्राप्तियां होंगी। कितने प्रतिशत? 6% अधिक प्राप्तियां होंगी। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर देखिए ये जो बजट का अनुमान, यहां पर डेटा बहुत है, इसको जरा 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर हम बात करें 2022-23 में प्राप्तियों की उधार को छोड़कर, तो ये बजट अनुमान का 2% से अधिक होने का अनुमान है। यानी यहां पर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 2022-23 में जब बजट प्रस्तुत किया गया था उस समय जो प्राप्तियों का अनुमान था उधार को छोड़कर,
उससे जो 2022-23 का संशोधित अनुमान है प्राप्तियों का, वो 2% अधिक का है। स्पष्ट हो गया? अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 2023-24 में राजस्व अधिशेष कितने रहने का अनुमान है? तो याद रखिएगा 2023-24 में जो राजस्व अधिशेष रहने का अनुमान है वो है 4,479 करोड़ रुपए का। राजस्व अधिशेष का मतलब प्राप्तियों और व्यय का जो अंतर है, तो यहां पर 4,479 करोड़ रुपए राजस्व अधिशेष रहने का अनुमान है। ये जीएसडीपी का 0.5% है। क्लियर है? अगर हम बात करें संशोधित अनुमान 2022-23 की, तो इसमें राजस्व घाटा कितने रहने का अनुमान है? तो जो संशोधित अनुमान आया है 2022-23 का, इसमें बताया गया कि बिहार राज्य को 28,349 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान है। और ये जो संशोधित अनुमान आया 2022-23 का राजस्व घाटा का 28,349 करोड़ रुपए का, ये जीएसडीपी का कितना है? तो जीएसडीपी का 3.6% है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है 2023-24 में राजकोषीय घाटा के संदर्भ में। 2023-24 के बजट में बताया गया कि जो राजकोषीय घाटा है ये जीएसडीपी का 3% लक्षित है। यानी ऐसा लक्ष्य रखा गया है 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% रहे। यानी अगर अमाउंट में देखें तो 25,568 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आप वहीं 2022-23 के संशोधित अनुमान पर नजर डालें तो 2022-23 का जो संशोधित अनुमान आया उसमें जो राजकोषीय घाटा बताया गया ये जीएसडीपी का 8.8% है। यानी 2022-23 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 8.8% अनुमानित है। और जब 2023-24 का बजट आया तो उसमें कहा गया कि हम लोग राजकोषीय घाटा को जीएसडीपी का 3% तक रोक के रखेंगे। ठीक है? इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो जीएसडीपी का 3.5% का बजट अनुमान है ये इससे काफी अधिक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया था तो उस समय ये अनुमान लगाया गया था कि जो राजकोषीय घाटा होगा वो जीएसडीपी का 3.5% तक होगा। लेकिन जो 2022-23 का संशोधित अनुमान आया उसमें बजट अनुमान से काफी अधिक राजकोषीय घाटा हुआ और कितना? जीएसडीपी का 8.8%। क्लियर है? ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 2023-24 में जो व्यय है ऋण चुकौती को छोड़कर वो कितना रहने का अनुमान है? 2,38,337 करोड़ रुपए। ये अभी चर्चा हो चुकी है, रिपीटेड डेटा है। तो 2023-24 में व्यय कितना ऋण चुकौती को छोड़कर? तो 2,38,337 करोड़ रुपए का लक्ष्य है ये। और 2022-23 में जो संशोधित अनुमान है इससे ये 12% कम है। क्लियर है? यहां पर अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि इस व्यय को 2,12,759 करोड़ रुपए की प्राप्तियों यानी उधार को छोड़कर जो प्राप्तियों का अनुमान अभी आपने पढ़ा था कि 2023-24 में प्राप्तियां यानी उधार को छोड़कर जो प्राप्ति का अनुमान है वो 2,12,759 करोड़ रुपए है, उसमें और 25,768 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी के माध्यम से इसको पूरा किया जाएगा। क्लियर है? यानी जो अभी आपने ऊपर व्यय पढ़ा है, ये जो ऊपर अभी आपने व्यय पढ़ा 2023-24 का ऋण चुकौती को छोड़कर ये था 2,38,337 करोड़ रुपए। जब इतना व्यय होना है और उसके सापेक्ष में जो प्राप्ति का अनुमान है वो कितना है? 2,12,759 करोड़ रुपए। तो ये व्यय कैसे पूरा होगा? तो इसमें 25,768 करोड़ रुपए शुद्ध उधारी के माध्यम से इसको पूरा किया जाएगा। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 2023-24 में कुल प्राप्तियां उधार के अलावा 2022-23 के संशोधित अनुमान से 6% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई। यानी 2023-24 में कुल प्राप्तियां का अनुमान कितना है उधार के अलावा? तो अभी आपने पढ़ा है 2,12,759 करोड़ रुपए। ये अगर हम कंपेयर करें 2022-23 के संशोधित अनुमान से तो ये उससे 6% ज्यादा है। क्लियर है? देखिए, जिन लोगों का इकोनॉमिक्स का सेक्शन ठीक होगा उनको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, जिनका थोड़ा सा ये सेक्शन कमजोर होगा उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये मेरा प्रयास है कि एक एक पॉइंट को बिल्कुल तोड़कर ब्रेक करके आपको बताया जाए। आप उसको एक दो बार और करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था को अगर देखें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में जो कर राजस्व का हिस्सा है वो कितना अनुमानित है? तो याद रखिएगा 2023-24 की कुल प्राप्तियों में जो कर राजस्व का हिस्सा है वो 71.79% अनुमानित है। कितना है? 71.79%। क्लियर है? अगर हम बात करें जीएसडीपी की तो जीएसडीपी 2021-22 में बिहार की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर पिछले वर्ष निम्न आधार से 11% बढ़ने का इसमें अनुमान किया गया। क्लियर है? और वहीं अगर हम 2020-21 में बिहार की जीएसडीपी में गिरावट देखें तो कितने प्रतिशत की गिरावट? 3.2% की गिरावट आई थी। क्लियर है? तो याद रखेंगे 2020-21 में बिहार की जीएसडीपी में 3.2% की गिरावट आई थी। वहीं 2021-22 की जीएसडीपी में बिहार की जीएसडीपी स्थिर कीमत पर पिछले वर्ष की निम्न आधार से 11% बढ़ने का अनुमान है। क्लियर है? अगला देखिए, अगर इसकी तुलना में हम राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 की बात करें तो 5.8 संकुचन के बाद
2021-22 में ये 9.1% की धीमी गति से बढ़ा। क्लियर है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो बताया जा रहा है कि 2021-22 में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का बिहार की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण आया बिहार का 2022-23 का, उसमें ये रिपोर्ट थी कि 2021-22 में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का बिहार की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है। तो याद रखिएगा, कृषि का जो योगदान है बिहार की अर्थव्यवस्था में वो 26% का, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 15% का और सेवा क्षेत्र का योगदान है 59% का। क्लियर है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला कहा जा रहा है कि जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी जो जुलाई 2000 और से जून 2022 के बीच हुआ, उसके अनुसार बिहार में जो बेरोजगारी दर है वो 6% थी। यानी जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण हुआ जुलाई 2021 से जून 2022 के बीच, उसके अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 6% थी। जो राष्ट्रीय स्तर की बेरोजगारी दर 4.1% से अधिक है। तो सबसे पहली बात, राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर कितनी है? 4.1%। उससे अधिक बेरोजगारी स्तर 6% की है बिहार में। किस दौरान? जुलाई 2021 से जून 2022 के दौरान। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 15 से अगर हम 29 वर्ष आयु वर्ग के बीच की बात करें, यानी जो लोग 15 से 29 आयु वर्ग के हैं, उसमें बिहार में बेरोजगारी दर जो है वो 20.1% थी। और अगर हम यही राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 15 से 29 वर्ष की आयु के लोग जो बेरोजगार हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनका प्रतिशत है 12.4 का। उससे भी ये अधिक है, यहां पर 20.1% बिहार में बेरोजगारी है। ये किस आयु वर्ग की बात हो रही है? 15 से 29 वर्ग। क्लियर है? तो ये सारी बातें बिहार के जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 दिया गया, वहां से लिया गया डेटा है। क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? तो इस प्रकार यहां पर ये पूरा कंप्लीट हो गया है। यहां पर देखिए कुछ बातें इसमें मेंशन नहीं है जो वहां पर आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई थी बिहार के 2022-23 के, जैसे जो बातें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहां पर सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो बेसिक प्रश्न बन सकता है कि जो बजट 2023-24 बिहार में प्रस्तुत किया गया, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो याद रखिएगा, बिहार के वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। क्या नाम है? विजय कुमार चौधरी, वित्त मंत्री बिहार। इनके द्वारा 28 फरवरी 2023 को बिहार का बजट प्रस्तुत किया गया। अब देखिए इसमें एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपसे यह सीधा प्रश्न पूछा जाए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बिहार बजट में कुल बजट व्यय का अनुमान कितना दिखाया गया है, तो देखिए कुल बजट व्यय अभी आपने जो पढ़ा है उसमें जो व्यय बताया गया उसमें ऋण चुकौती को छोड़कर, लेकिन मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि 2023-24 का बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना है। यह डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, जो कुल बजट व्यय अनुमान है 2023-24 का वो है 2,61,885.40 करोड़। कितना है? 2,61,885.40 करोड़ रुपए। क्लियर है? 2,61,885.40 करोड़। लेकिन अगर मान लीजिए कई बार कंपेयर कर लेता है कि 2022-23 का जो बजट अनुमान था उससे अगर हम कंपेयर करें 2023-24 के इस बजट व्यय अनुमान को, तो ये कितना है? तो ये अधिक है। कितना अधिक है? तो इसमें अधिक अगर आप देखेंगे तो वो 24,194.21 करोड़ रुपए अधिक है। कितना अधिक है? 24,194। मैं लिख दे रहा हूं 24,194.21 करोड़ रुपए ये अधिक है। क्लियर है? तो ये बात आपको यहां पर निश्चित रूप से याद रखनी है। क्लियर है? यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार 2021-22 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 6% और देश की आर्थिक वृद्धि दर 8% रही, यह बताया गया। और वहीं बताया गया कि बिहार की जो आर्थिक विकास दर है यह 10.98% दर्ज हुई। क्लियर है? यानी जो बिहार में बजट आया 2023-24 का, इसमें बताया गया कि 2021-22 में जो वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 6%। वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 6%। वहीं पर देश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी? 8.7%। क्लियर है? और बिहार की आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी? 10.98%। 10.98%। क्लियर है? ये किसके संदर्भ में बताया जा रहा है? 2021-22 की आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, इस बात का जिक्र बजट में किया गया। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? एक फैक्ट और नोट डाउन कर लीजिए कि बिहार में ये जो वृद्धि दर है ये भारत की विकास दर से 2.98% अधिक है। अगर मैं कंपेयर करूं कि भाई देश की आर्थिक वृद्धि दर 8.7% थी, वही बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98 थी, तो कितनी अधिक थी भारत से बिहार की आर्थिक वृद्धि दर? तो आपका जवाब होगा 2.28%। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रख के जाएंगे। क्लियर है? बाकी और बातें जो थी यहां पर कंपेयर करा दी गई। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।